तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे आरसीबी ने फॉर द सेकेंड टाइम दिस सीजन गुजरात टाइटंस को ह्यूमिलिएट कराया भाई। हाँ, ये अलग बात है कि इसी प्रोसेस में खुद भी ह्यूमिलिएट होने वाले थे एक टाइम पे, बट व्हाट अ विक्ट्री इट वाज। सेकेंडली वील डिस्कस कैसे चेन्नई ने अपना कर्ज तोड़ के, पिछले 5 मैचेस का कर्ज तोड़ के फाइनली पंजाब किंग्स को हरा कर थर्ड पोजीशन पे आ गए फिलहाल के लिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बन चुके हैं टॉप 4 में आने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स केकेआर वर्सेस एलएसजी के मैच की, जो कि बहुत ही वन साइडेड था। काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी एलएसजी के लिए एंड इट हैज़ मेड द रेस फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ स्पॉट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे हुआ, इसमें क्या चीज़ें हुई, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड लास्टली आज जो मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस एसआरएच का, विच वंस अगेन टाइज अप टू दैट थर्ड एंड द फोर्थ स्पॉट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस हो चुकी है प्लेऑफ्स की रेस। एंड दिस इज़ द फाइनल लेग। अभी आखिरी के सबके 3-4 मैचेस बचे हैं। अब लिटरली हर एक मैच के साथ सबका क्वालिफिकेशन सिनेरियो बदलेगा। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी एनालाइज्ड इन डिटेल, और एग्जैक्टली वही हम आज के पॉडकास्ट में करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। यार देखो, अब ना ये कोइंसिडेंस नहीं रहा है कि आजकल हमें एकदम से ही मैचेस दोबारा अंडर 200 के स्कोर के साथ दिखने लग गए। आई नो केकेआर ने बना दिया 230, बट उस मैच में भी एक डबल साइडेड नेचर था पिच का, उसको हम लोग अगले साइड में ब्रेक डाउन करेंगे। बट इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप हर शहर में, हर वेन्यू पे, हर स्टेडियम में ऑल ऑफ अ सडन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर जगह स्कोर कम कैसे बन रहा है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बीसीसीआई ने डायरेक्ट तो करा ही होगा पिच क्यूरेटर्स को कि भाई थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स ही बनाना शुरू कर दो। एंड इट वाज इवन मोर अपेरेंट इन दिस गेम। आरसीबी चेन्नई स्वामी में खेलती है, जहाँ पे इट इज़ हिस्टोरिकली नोन एज द बेस्ट बैटिंग विकेट इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया इफ नॉट द वर्ल्ड। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिच के ऊपर भाई इतनी सारी घास बिछी हुई है, एंड डेड ग्रास नहीं, लाइवली ग्रास, ग्रीन ग्रास विच वॉज अलाइव। इट हेल्प्स द सीम मूवमेंट सो मच। तो मैं बड़ा सरप्राइज था ये पिच देख के। एंड चाहे पिच को स्लो कर दो या फिर उस पर घास डाल के उस पर बाउंस और जिप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बट आइदर वे बीसीसीआई का आई थिंक मोटिव यही है कि बॉलर्स को गेम में दोबारा थोड़ा सा लाया जाए। इट वॉज नाइस टू सी, एंड सो इट वॉज नॉट अ टिपिकल चेन्नई स्वामी विकेट। बट रिगार्डलेस भाई, अगर ड्यू का चांस हो, रात को वैसे भी हवा थोड़ी पतली होती है, ठंडी होती है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, बाउंड्रीज छोटी होती हैं कि आप चेस कर लो। चिन्ना स्वामी पे वैसे भी चेस करना हमेशा ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड सो फार डू प्लेसी की किस्मत थी आज, वो टॉस जीत जाते हैं, चेस करने का डिसीजन लेते हैं। गुजरात टाइटंस भी कहती है कि भाई हम भी चेज ही करते टॉस जीतते तो। एंड आरसीबी की लाइनअप भी सेम थी। गुजरात के लिए कपल ऑफ चेंजेस थे। ओमरजई और मानव सुथार ओमरजई बाहर हो गए थे एंड लिटिल वापस आ गए थे, जोशुआ लिटिल। मानव सुथार अंदर आ गए थे फिर साई किशोर, जिनको अपेरेंटली कोई निगल था। तो वो निगल है या फिर इफ ही इज अनवेल, ये सब सेम कैटेगरी में आने लग गए आजकल बहाने। बट रिगार्डलेस हम लोग फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं। गिवन दैट द पिच वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बैटिंग पैराडाइज, हम ऑफकोर्स ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि गुजरात टाइटंस आते ही 80-90 रन मार दिए पावर प्ले में। बट दिस जस्ट स्कोर 23 रन यार। इट इज़ द वर्स्ट पावर प्ले स्कोर दिस सीजन अमंगस्ट ऑल द टीम्स। एंड पिच इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि आप सिर्फ 23 रन मार पाओ पावर प्ले के अंदर। रिद्धिमान साहा एंड शुभमन गिल दोनों ओपनर्स को हमारे सिराज ले जाते हैं। एंड कैमरून ग्रीन भी बॉलिंग करने के लिए आते हैं पावर प्ले के अंदर, और वो साई सुदर्शन को आउट कर देते हैं शॉर्ट बॉल पे। यार देखो, मैं पूरे सीजन कह के थक गया, एंड आई डोंट नो व्हाई गुजरात हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस। आई रादर अप्रिशिएट एलएसजी, उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ पे काम करा है। दे रियलाइज कि हम लोग सारे एंकर्स को ही एक साथ ऊपर नहीं भेज सकते, एंड स्टॉइनस और पूरन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर 5 और नंबर 6 पे आके डिफेंड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हमें बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो नाउ दे स्टार्टेड सेंडिंग स्टॉइनस एट नंबर 3 इफ़ यू नोटिस। आई थिंक गुजरात को भी समवॉट ऑन द सेम लाइन्स कोई एटलीस्ट कोई एक पावर हिटर लाना चाहिए था, या फिर अगर कोई पावर हिटर नहीं है टीम में, अवेलेबल ना हो मान लो, तो एटलीस्ट जैसे साई सुदर्शन अगर नंबर 3 पे आ रहे हैं, देन गिव क्लियर डायरेक्टिव्स कि यार आपको थोड़ा सा प्रोफाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी एंड टीम के बेनिफिट के लिए मार कर ही खेलना है। देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं है वंस अगेन कि एसआरएच, केकेआर, मुंबई तो चलो इज़ अ बैड एग्जाम्पल क्योंकि वो लास्ट पे चल रहे हैं, बट उनका ही पावर प्ले का एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में बड़ा टोटल्स बहुत अच्छे गए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये टीम्स बड़ा टोटल खड़ा कर पाती हैं। मुंबई ने भी 2-3 इनिंग्स में आराम से 200 क्रॉस करे थे, वो दिल्ली वाला मैच सबको याद होगा।
इनफैक्ट दिल्ली की ही बात कर लो तो फ्रेजर मैकगर्क जैसे प्लेयर है उनके पास। इन हर टीम में ना वो प्लेयर्स अप टॉप हैं जो कि ऑल आउट जाने का दम रखते हैं, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद सबके पास डिसेंट बैटिंग डेप्थ तो आ ही चुकी है। अब उसको यूटिलाइज कौन करता है, रिस्क कौन लेता है, वो टीम के ऊपर है। गुजरात में यार आप साहा, एक तो आई थिंक इट इज़ अ फोर्स्ड चॉइस राइट नाउ। शुड साहा आइडियली बी स्टार्टिंग इन द टीम? आई डोंट थिंक सो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज़ अ ग्रेट लेजेंड, बट आज के टाइम पे with the age that he is in, I think as a keeper he is great, but as a batsman he has become kind of a liability, and I think वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करता है गिल के बैटिंग पे भी। इट्स नॉट अ, वंस अगेन मैं कोइंसिडेंस बहुत बोले जा रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि गिल की भी परफॉर्मेंसेज एकदम से डिप करी है इस साल, बिकॉज उसका पार्टनर और उसके बाद आने वाले लोग, कोई वो वैसा कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा जो कि उसको सपोर्ट कर पाए। तो अब उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो एंकर बने या फिर अग्रेशन दिखाए वहाँ पर। एंड वही डबल साइडेड, डबल फेस्ड नेचर के साथ खेल कर आप नोटिस करना एक पैटर्न बन गया उसके आउट होने का। हमेशा वो हिट आउट करते वक्त आउट हो रहा होता है। इनफैक्ट स्पिनर्स पे तो हमेशा स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन के पास मारेगा और कैच आउट होगा। ये कोइंसिडेंस, फिर से शब्द आ गया, कोइंसिडेंस नहीं है ये, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस वाला शब्द यूज़ होने वाला है इस पॉडकास्ट में। गिल, द फैक्ट दैट he is living in a paradox where he doesn't know if Saha is capable enough to support him, if he can take care of the run rate or not. And then soon after when he gets out, Sai Sudarshan comes in and Gill फिर और डिलेमा में आ जाता है कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। वो रोल क्लैरिटी ना होना ना, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गिल एक्चुअली में विकेट थ्रो ही कर रहा है, उसको किसी ने विकेट अर्न नहीं करा उसका कि बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरी डाल दियो, एंड हमेशा सेम पैटर्न से आउट हो रहा है। ये सब सोचने वाली बातें। आई थिंक ये सीज़न तो गया है उनका। अब आगे के लिए जो इनको एक क्या कहते हैं, नया जो ऑक्शन आएगा, मेगा ऑक्शन आएगा, दे हैव टू सीरियसली कंडक्ट एन ओवरऑल ऑफ द टीम। पूरा सबको निकालो, फ्रेश बेस से स्टार्ट करो, गिल के अराउंड टीम को बनाओ, पावर हिटर्स लेके आओ, तभी कुछ बात बनने वाली है। बिकॉज इसके बाद भी हम लोग देखते हैं यार अगले 4 ओवरों में 40 रन बनते हैं, विकेट भी नहीं गिरता, बट यहाँ पे रन बना के दे कौन रहा है? डेविड मिलर, शाहरुख खान बना के दे रहा है, जो कि आपको खिलाया ही नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे थे टाइम से। तो आपकी जो मेन इंडियन कोर है उसमें से कोई रन बना के दे ही नहीं रहा है। शाहरुख खान भी इस साल आए, वरना वो टीम के पार्ट भी नहीं थे। डेविड मिलर तो चलो ठीक है, आई कैन सी हिम बीइंग रिटेन्ड, बट साथ में कौन होगा और कौन है साथ देने के लिए? सो ये लोग जो है 40 रन और बनाते हैं। यहाँ पे करण शर्मा और विजय कुमार विशक को बहुत ज़्यादा टारगेट करा जाता है, बट अगले 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर के बीच की बात करते हैं, ठीक है। बाय द 15th ओवर दे वर 102, मतलब कि 41 रन और आते हैं अगले 5 ओवर में, विच वॉज वंस अगेन वेरी लो। 41 रन सिर्फ आना तो कोई सेंस ही नहीं बनता 30 बॉल्स के अंदर, और 2 विकेट भी गिर जाते हैं। दोनों गिरते किसके? मिलर और शाहरुख खान के, जो कि दोनों सेट थे। और भाई जिस तरीके से आउट हुए वो देखो, शाहरुख खान का जो रन आउट हुआ है ना, इट इज़ अ टिपिकल केस वंस अगेन टू अंडरस्टैंड कि यार क्या स्कूल बॉय एरर्स आप करते हो जब रन भाग रहे होते हो। मतलब पहली बात तो जब रन भाग रहे हो तो आपको जिस एंड पे पहुंचना है उस पे फोकस करना होता है। जिस फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है उस फील्डर को नहीं देखना होता, वो इनडायरेक्टली आपकी स्पीड स्लो कर ही देता है। जब टारगेट इन साइड होता है तो आप ज़्यादा जल्दी पहुंच पाते हो, ज़्यादा क्लैरिटी होती है दिमाग में। दूसरी बात, एक लेन के अंदर भागो, ऐसे डोलते डोलते भागने की जरूरत नहीं है। लुक एट द पोजीशन वेयर शाहरुख खान फिनिश्ड व्हेन ही एक्चुअली गॉट रन आउट। विकेट्स के सामने था वो, आप पिच के साइड पे भाग रहे होते हो, पता नहीं क्या सोच रहा था एग्जैक्टली वो। सो इट वॉज अ स्कूल बॉय एरर, एंड इतनी अच्छी पार्टनरशिप, इतना अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने के बाद ऐसा आउट हो जाता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगा मुझे पर्सनली। बट डेविड मिलर को जिस तरीके से आउट करा, करण शर्मा की पिटाई बहुत हुई है इस मैच में, बट वन थिंग वेयर ही डिड समथिंग नाइस वॉज, डेविड मिलर से छक्का चौका खाया उसने, डिड नॉट स्टॉप फ्लाइटिंग द बॉल, डिड नॉट स्टॉप टेम्पटिंग द बैट्समैन। उसी में एक जो है मिस टाइम शॉट निकलता है डेविड मिलर के बैट से, एंड ही गेट्स आउट। एंड वॉट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वॉज कि कर्ण शर्मा के 4 ओवर पूरे नहीं करवाए थे, उसके 3 ही ओवर हुए थे बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर, और कैमरून ग्रीन के 4 ओवर पूरे करा दिए थे तब तक। वॉज दिस अ मिस कैलकुलेशन? बिकॉज मुझे लग रहा था इसका मतलब ये है क्या कि अब डेथ ओवर्स में एक स्पिनर आने वाला है, एंड कोई फ़ायदा है चेन्नई में एक स्पिनर को कराना डेथ ओवर्स में? ऐसा तो नहीं, कर्ण शर्मा बहुत बड़ा स्पिनर भी है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ जिसका डर था। कर्ण शर्मा डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आता है, 16th ओवर डालता है, उसी में आई थिंक 18-20 रन तेवतिया मार देता है, और वहाँ से मोमेंटम जो है पूरा शिफ्ट होने लग गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि
गुजरात शुड बी फिनिशिंग समवेयर क्लोज टू 170, एटलीस्ट 170। वो तो इसके बाद ये लोग दोबारा कोलैप्स करके वो अलग बात है, बट जिस तरीके से राशिद खान अपने तेवतिया ये लोग जो ट्रेजेक्ट्री बिल्डअप कर सकते थे ना, उस पर एकदम पानी फेंक दिया इन लोगों ने, खुद ही टांग पे कुल्हाड़ी मारी अपनी। लास्ट 5 ओवरों की बात करते हैं। देखो अल्टीमेटली 147 पे ऑल आउट हो गए ये लोग, विच मेंट कि आखिरी के 5 ओवरों में वंस अगेन सिर्फ 45 रन ही आते हैं, विच इज़ नॉट अप टू द मार्क बाय टुडे स्टैंडर्ड्स। आई थिंक वी ऑल कैन एक्सेप्ट दैट। एंड यहाँ पे कर्ण शर्मा ने 16th ओवर में वही 18-20 रन तो जो दिए सो दिए, बट उसके बाद यश दयाल बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड वो तेवतिया एंड राशिद खान दोनों को आउट कर देते हैं। विजय कुमार विशेक ने आई थिंक बीच में एक बहुत तगड़ा कैच पकड़ा था, शायद इन दोनों में से किसी के विकेट पे, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, बट ही वॉज गिविंग 100% ऑन द फील्ड। मुझे याद है उसने एक वो ऑन पेपर कैच ड्रॉट माना जाएगा, आई थिंक वो थर्ड मैन या फाइन लेग पे खड़ा हुआ था, वहाँ से भी ही केम रशिंग इन एंड पूरा फुल स्ट्रेच डाइव मार के बहुत अच्छा अटेम्प्ट दिया था। अल्टीमेटली वो हाथ में आई नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। सो आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम वंस अगेन ऑन द फील्ड। एंड बॉलिंग बैटिंग तो चलो जितनी होती है उतनी होती है, लेकिन फील्डिंग हमेशा आपके हाथ में होती है। एंड विजय कुमार विशेक वॉज सर्टनली वन ऑफ द ब्राइट पॉइंट्स एज फार एज द फील्डिंग इज कंसर्न। एंड क्योंकि यश दयाल ने 2 विकेट निकाले, इसके बाद बैट्समैन बच्चे नहीं थे ज़्यादा, सो देन वी सी कि विजय शंकर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ज़बरदस्ती आपको यूज़ करना पड़ता है, विच मीन्स कि आपकी बॉलिंग के ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 ही बॉलर्स बचे थे उसके बाद। तेवतिया से आप बॉलिंग कराते नहीं हो तो पॉइंट नहीं था। एंड वो बहुत बड़ा गैम्बल था। हमने केकेआर को भी एक गैम्बल लेते हुए देखा था एमआई के अगेंस्ट, बट केकेआर एक अलग फॉर्म पे अभी एंड गुजरात का फॉर्म अलग चल रहा है। सो गुजरात के लिए वो बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं हो पाया, बिकॉज विजय कुमार कह रहा हूँ, विजय शंकर ही बहुत जल्दी आउट हो जाता है। वहाँ पे एटलीस्ट मनीष पांडे ने स्टेबलाइज करा था इनिंग्स को। एंड विजय कुमार विशेक फिर आखिरी में 1-2 विकेट और निकाल के थिंग्स को रैप अप कर देता है, टीम ऑल आउट हो जाती है। ऑल बॉलर्स डिड रियली गुड। आई थिंक 1 वीक स्पॉट वुड बी कर्ण शर्मा, उसने भी एटलीस्ट मिलर का विकेट तो लिया। सो देयर वाज समथिंग पॉजिटिव टू बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न। एंड आरसीबी के लिए मैं ये जरूर कहूँगा, देखो मज़े सब लेते रहते हैं, वो सब ठीक है, मैं ही बहुत मज़े लेता हूँ, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आई थिंक पिछले 3 मैचेस में जिस तरीके से इन लोगों ने कम बैक करना शुरू करा है ना, इफ देयर इज वन फैक्टर दैट यू कुड एक्सप्लेन कि कैसे क्यों हुआ ऐसा, आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर यही है, द बर्डन ऑफ परफॉर्मिंग, द प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, वो सर से उठ गया। जब आप 7 मैचेस हार गए ना, जब आप 5-6 मैचेस लगातार हार गए ना, आपको पता है कि अब तो भगवान के ऊपर ही है, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में नहीं है क्वालिफिकेशन। अब बाकी टीम्स को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैसअप करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल हमारा अब। तब देन यू काइंड ऑफ सरेंडर एंड जस्ट लेट योर सेल्फ लूज, कि मतलब उसके बाद मुझे जैसे खेलना मैं खेलूंगा, बाकी तो अब जो होगा सो होगा, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते। एंड आई थिंक दैट फ्रीडम इज, उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, that freedom is replicated through Faf du Plessis. Coming to the second innings now, because Faf du Plessis का भी ये once again it is not a coincidence कि ये दोबारा एकदम से अपने प्राइम फ्लैशेस कैसे देने लग गया है, कि पावर प्ले में इतना डोमिनेट कैसे करने लग गया पिछले 2-3 मैचेस से। बिकॉज आई थिंक आरसीबी से तो जो प्रेशर उठा है वो उठा ही है, Faf du Plessis से भी काइंड ऑफ वो प्रेशर उठ गया। एंड सो वी सी कि पावर प्ले में 92 रन्स बनाती है आरसीबी। दिस इज देयर बेस्ट पावर प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। आज तक इन्होंने कभी इतने रन पावर प्ले में नहीं बनाए थे। फैफ डु प्लेसी की खुद की 50 हो जाती है एंड देन ही अल्टीमेटली गेट्स आउट, फाइन लेग पे आउट हो जाता है। बट वॉट वॉज इंटरेस्टिंग वॉज, ऑफकोर्स ही टुक द मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक। इवन विराट कोहली वॉज डूइंग ग्रेट यार, विराट कोहली वॉज डूइंग ग्रेट। एंड उसका जो सुनील गावस्कर के साथ जो अभी इशू हुआ है, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। I have very strong opinions on that you may not like if you're a Virat Kohli fan. But as far as his batting was concerned, I think he was top notch. बहुत अच्छा लगा देख के जिस तरीके से वो अग्रेशन दिखा रहा था। देखो once again, मेन जो क्रिटिसिज्म रहा है विराट कोहली का, अब चाहे वो लॉजिकल तुम्हें लगे या ना लगे, वो इंडिविजुअल के ऊपर है, कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना, बट वो सब अग्री करते हैं कि सिर्फ एक ही क्रिटिसिज्म है कि स्ट्राइक रेट का चक्कर है, बाकी रन्स में कोई कमी नहीं है उसकी, क्लच परफॉर्मेंसेस में कोई कमी नहीं है उसकी। एंड वो बस जो एक कमी है उसको उसने अगर इस मैच में दिखाया फिक्स करके, या फिर जो पिछली बार गुजरात से मैच हुआ था उसमें भी दिखाया था, तो फिर तो कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा यार। फिर तो भाई बिल्कुल, मतलब ही इज़ द बिगेस्ट एसेट, नो डाउट, फॉर इंडिया एज वेल, विच इज़ वाई आई जेन्युइनली बिलीव कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हिम इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। एंड सो आई वॉज वेरी हैप्पी द वे ही प्लेड। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैफ डु प्लेसी जब आउट होते हैं उसके बाद विराट कोहली नहीं बचा रखा था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज उसके बाद से आरसीबी टिपिकल बॉटल जॉब करना शुरू करती है। एंड वो कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। 92 for 1 थी, ठीक है। अगले 4 ओवरों में 4 विकेट और गिरते हैं, अगले 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन और आते हैं। 112 का स्कोर हो चुका था फॉर 5 विकेट्स। देयर वर 4 more विकेट्स यहाँ पे
नूर जो है वो विल जैक्स को सबसे पहले आउट करता है, ही गेट्स हिम वेरी चीप। विल जैक्स वंस अगेन, जैसे वो पिछले इनिंग में 100 मारी थी, वो भी इट वाज अ स्टोरी ऑफ टू हाफ्स। पहले हाफ में ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड देन व्हेन ही टुक ऑफ ही नेवर लुक्ड बैक। तो आज भी ही स्टार्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग अ बिट एंड उसी फेज में नूर ने उसको जल्दी आउट कर दिया। आई एम प्रीटी श्योर अगर टिक गया होता तो फिर गेम तुरंत खत्म भी कर देता। बट उसके बाद लिटिल वो विकेट्स निकालना शुरू करता है, वो ऑन द ट्रॉट 4 ओवर अपने खत्म कर चुका था भाई। एंड उसी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उसी ने 3 विकेट और लिए इसी फेज में। एंड वो मैक्सवेल वापस आया, उसकी बात कर लो, ग्रीन की बात कर लो, हर बंदे को आउट कर दिया उसने। पटीदार की बात कर लो, किसी को छोड़ा ही नहीं। मैक्सवेल एंड पटीदार तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों ही पुल पे आउट होते डेविड मिलर पे, स्क्वायर लेग पे। एंड वही है कि चलो आप कहोगे केयरलेस है या क्या है, क्योंकि पटीदार ने मिडिल तो बड़ा अच्छा करा था, शॉट को मारा तो बहुत अच्छा था। मैक्सवेल के लिए आप कह सकते हो कि भाई मतलब क्या अभी ब्रेक लेके आया है इतने टाइम बाद और फिर अब क्या ऑल आउट ही जाना है फिर से? मतलब थोड़ा टाइम लेके देख ले, इससे बेटर चांस क्या था, इससे इजी मैच और क्या था? सो आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू जस्ट सेटल हिमसेल्फ इन दी IPL वंस अगेन फॉर द लास्ट 3-4 गेम्स विच ही क्लियरली लॉस्ट। एंड उसके चलते हुए ना गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज विराट कोहली को स्ट्राइक मिल नहीं रही थी और दूसरे एंड से विकेट गिरे जा रहे थे। तो अब विराट कोहली भी क्या करे? एंड सो वी सी कि जैसे 10 ओवर खत्म होते हैं फिर नूर अहमद दोबारा बॉलिंग करने के लिए आता है। बाय द वे राशिद खान ने एक भी ओवर डाला ही नहीं था अभी तक। नूर अहमद बॉलिंग करने के लिए आता है, विराट कोहली को कॉटन बोल्ड करवाता है। इट वॉज अ ग्रेट डिलीवरी, फिर से गूगली थी, एंगल के साथ पढ़ के बाहर जा रही थी। विराट कोहली वॉज ट्राइंग टू ड्राइव इट डाउन थ्रू द कवर्स। एज निकलता है, बहुत ही अच्छा कैच साहब पकड़ता है। बट उसके बाद नेक्स्ट ओवर पे राशिद खान आ रहा था एंड सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई राशिद खान आ रहा है, मतलब अभी तक राशिद खान आया भी नहीं तो सोचो अब क्या हाल होगा। राशिद खान के बिना 6 विकेट ले लिए तो अब तो सोचो गेम खत्म ही ना हो जाए कहीं। एंड आई रिमेंबर क्लियरली 31 रन रह गए थे जब राशिद खान आया था एंड उसने पहले ओवर में आती 16 रन खा लिए दिनेश कार्तिक और स्वप्निल से। एंड आई थिंक उस एक ओवर में मैच खत्म हो गया, क्योंकि जब इतने कम रन चाहिए होते ना तो आपको कॉन्स्टेंटली विकेट्स चाहिए। एक भी एक्सपेंसिव ओवर हुआ और वो पूरा प्रेशर, जो इल्यूजन ऑफ प्रेशर होता है ना, बिकॉज इन प्रिंसिपल 31 रन ज़्यादा है नहीं लेने के लिए, बट एक वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि यार रन तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, हर ओवर में 2-2 3-3 रन आ रहे हैं और विकेट भी खो दे रहे हैं, 31 रन कैसे बनेंगे? और जहाँ 2 चौके लग गए फिर लगता है अच्छा 20-25 रन ही तो रह गए हैं। ये इल्यूजन पूरा ब्रेक हो जाता है। एंड आई थिंक वो इल्यूजन ब्रेक करने का काम राशिद खान के ओवर ने करा। एंड लास्ट टाइम भी पिटाई हुई थी बहुत ज़्यादा विल जैक्स के थ्रू, इस बार दिनेश कार्तिक के थ्रू हुई है। एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक, फिर 2-3 ओवर के अंदर ही गेम खत्म हो गया। इट वाज अ ग्रेट विन फॉर RCB, बिकॉज अगर आप इतनी जल्दी एक मैच जीत जा रहे हो, चाहे आपने 6 विकेट लूज करे हो ना करो, वो नेट रन रेट पे बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है आपको। ऑन द अदर हैंड गुजरात टाइटंस के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ डन एंड कन्फर्म्ड कि वो नहीं क्वालिफाई करने वाले। देखो मैथमेटिकली तो मुंबई भी बाहर नहीं हुई है, बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मुंबई इज आउट। आई थिंक विद दिस गुजरात इज ऑल्सो मोर और लेस आउट, बिकॉज वो तो अभी दे हैव लॉस्ट एज मेनी गेम्स एज RCB एंड नेट रन रेट इज मच वर्स। सो आई डोंट सी दम क्वालिफाइंग एट ऑल। अब पता पॉइंट क्या है, इनमें से बॉटम 3 में कौन फिनिश करने वाला है? आई थिंक मुंबई इज अ सेफ बेट राइट नाउ, बट RCB, पंजाब एंड गुजरात टाइटंस, इनमें से कौन सी वो 2 टीम होंगी जो कि बॉटम 2 में फिनिश करेंगी? बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अगर RCB ऐसी ही खेलती रही, आई थिंक क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत मुश्किल है, बिकॉज SRH, CSK, LSG, इवन DC फॉर दैट मैटर, ये लोग अभी थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। KKR और RR तो पक्का कर रहे हैं क्वालिफाई टॉप 2 में, वो बहुत मुश्किल लगता है। पर एटलीस्ट फॉर द प्राइड इफ दे कैन फिनिश मे बी 6th, मे बी 5th, आई थिंक अगर 6th तक फिनिश करते हैं ना तो इट इज़ अ ग्रेट टर्न अराउंड बाय RCB, कंसिडरिंग कि वो अभी लास्ट पे थे एक हफ्ते पहले तक। बट 7th ऑनवर्ड्स फिर वो लगता है कि अच्छा हाँ मतलब वो लोअर हाफ में ही फिनिश करें तो क्या बेकार ही है। सो लेट्स सी क्या होता है। गुजरात के लिए इट्स अ वेकअप कॉल यार, मतलब 2 फाइनल्स के बाद अब ऐसा हो रहा है, सैड टू सी, बट होपफुली दे विल नॉट लूज देयर फेथ ऑन शुभमन गिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन दिस पॉडकास्ट प्रॉब्ली, बिकॉज देखो भाई ये टॉपिक मैंने कवर करा था एक रीसेंट पॉडकास्ट में भी, जब विराट कोहली के साइड से कमेंट्स आते तब तक सुनील गावस्कर ने फिर दोबारा बैकलैश दिया नहीं था। एंड मैंने उसमें लॉजिकली ब्रेक डाउन करा था कैसे जो विराट कोहली ने कहा है वो एकदम गलत है, ठीक है। एंड मैं फिर से आज कहूँगा, मैं वो पॉइंट्स रिआइट्रेट करूँगा, मैं गावस्कर की भी साइड रखूँगा और मैं विराट कोहली की भी साइड रखूँगा, दोनों ने जो जो कहा उसको ब्रेक डाउन करेंगे। एंड आई विल प्रूव इट टू यू व्हाई व्हाट सुनील गावस्कर हैज सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट विराट कोहली। इन सेइंग दैट, इफ यू आर अ विराट कोहली हेटर, वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
ब्लाइंडली हेट मत करना, लॉजिकली कमेंट को सुनो। और अगर आप एक विराट कोहली फैन हो तो अंधों की तरह डिफेंड मत करना। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी सेम लॉजिक यूज़ करके बताया था, जो कि मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा। मुझे एक लॉजिकल कमेंट नहीं दिखा जो कि मेरे आर्गुमेंट को काउंटर कर दे। सब ब्लाइंडली बस विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे थे, टू द पॉइंट कि मैंने सोचा इनको रिप्लाई करने का पॉइंट भी नहीं है, इन्हें समझ भी नहीं आएगा। तो आई होप कि आप उस अंधे प्यार के साथ विराट कोहली के लिए इस वीडियो पे कमेंट मत करना, पहले सुनो क्या बोला जा रहा है और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर सकते हो तो कमेंट करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्रक्स ऑफ इट, विराट कोहली ने जो कहा था उसको हम लोग 2 पॉइंट से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। विराट कोहली ने बेसिकली क्या कहा कि यार ये स्ट्राइक रेट वाइक रेट की बातें सब ठीक है, ये बड़ा आसान होता है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोलना। एंड वो बॉक्स वाला उसने रेफरेंस दिया था, इट वॉज क्लियर कि कमेंट्री बॉक्स वालों के लिए बोल रहा है, डोंट टेल मी कि वो किसी और के लिए बोल रहा है, किसी जर्नलिस्ट के लिए बोल रहा है, नहीं, वो कमेंट्री बॉक्स में जो कमेंट्री करता है उनके लिए ही बोल रहा था। इफ़ यू कैन नॉट रियलाइज दिस एंड वेक अप। एंड सेकेंडली ही सेड कि यार इन लोगों को कोई हक नहीं है बोलने का, बिकॉज जो लोग 10-15 साल से मेरी तरह गोइंग डाउन देयर ऑन द विकेट वहाँ पे जाके ये काम नहीं कर रहे, आई थिंक उनको नहीं बोलना चाहिए। इट इज़ वे टू ईजी कि आप बॉक्स से बैठ के बोलते रहो। एंड देयर वर 2 रीजंस व्हाई हिज कमेंट्स वर एब्सोल्युटली बैड एंड पैथेटिक, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो उसने कहा कि यार ये कमेंटेटर्स का कोई हक नहीं है बोलने का। भाई किस मुंह से बोल रहे हो? उस कमेंट्री बॉक्स के अंदर मैंने उस टाइम भी कहा था, गवास्कर का नाम लिया था और हमें पता भी नहीं था कि तब तक गवास्कर ही बोलेगा अल्टीमेटली वापस आके। मैंने उस टाइम पे गवास्कर का भी नाम लिया था, कैसे गवास्कर ने क्रिकेट की हिस्ट्री में वो पहला बंदा जिसने 10,000 रन मारे। उस बंदे को अगर आप कह रहे हो कि उसने इतना नहीं करा जितना आपने करा, उसने इतनी क्रिकेट नहीं देखी जितनी आपने देखी है, तो भाई आप बहुत डिल्यूशनल और आप बहुत एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा। एंड आई डोंट थिंक एरोगेंस इज ऑलवेज नेसेसरीली बैड। कभी कभी आपको ईगो चाहिए होती है थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत थी नहीं है सब बोलने की। वो ईगो अपने पिच पे रख के बॉलर के अगेंस्ट होती है ना, कि भाई वो मेरी प्राइड है कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे दिल पे कैसे आ गई वो बात, कैसे आ गई मेरे नाम पे बात कैसे आ गई। तो वो प्रूविंग रॉन्ग वाली जो फीलिंग होती है कई बार, एंड इट हैज़ बीन डूइंग ग्रेट फॉर विराट कोहली ओवर हिज करियर, उसका ये फोर्टे है उसका। बट यहाँ पे बाहर बैठ के कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की है। बट ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने का मतलब ये नहीं कि वो बोल सकता नहीं, उसको पूरा फ्रीडम है बोलने का, ठीक है। बट फ्रीडम उसको बोलने का है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही कहा था जब हमने ये कवर किया था लास्ट टाइम, कि कमेंटेटर्स का बोलना उनका जॉब है, ये उनको करना क्रिटिसाइज या फिर अप्रिशिएट जो भी है, उनका ओपिनियन देना उनका राइट और उनका काम भी है। एंड विराट कोहली बोल रहा तो बोले, बट लोग उस पर कमेंट पता क्या कर रहे हैं कि फिर विराट कोहली का भी वो है राइट टू ओपिनियन है, वो भी जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। एंड मैंने कहा था कि भाई तुम पूरा पॉइंट ही मिस कर गए डिबेट का। किसी ने भी ये मना नहीं करा कि विराट कोहली ना बोले, क्या आइडियली बोलना चाहिए था? नहीं, बट कोई ये नहीं कह सकता कि विराट कोहली को बोलना ही नहीं चाहिए था, कि उसका हक ही नहीं बनता। बोलने का हक बनता है। पॉइंट ये, तुम ओपिनियन देने का फ्रीडम है, लेकिन घटिया ओपिनियन दोगे तो उसको कॉल आउट तो करेगा ही ना आदमी। भाई सोसाइटी के अंदर आदमियों को अच्छा ओपिनियन भी देना चाहिए, बुरा ओपिनियन भी देना चाहिए, हर किसी की वॉइस होनी चाहिए, ताकि आप समझ पाओ कि अच्छे ओपिनियन और बुरे ओपिनियन में फ़र्क क्या है। तो कोई आदमी बुरा ओपिनियन देगा, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, तो उसको कॉल आउट तो करेंगे ही ना लोग। तो उसके लिए तुम कौन हो भाई डिफेंड करने वाले? मतलब समझो तो बात को, पहले डिफेंड करने से पहले, ब्लाइंडली डिफेंड करने से पहले। मैं देख रहा हूँ कितने लोग सुनील गावस्कर को हेट कर रहे हैं, उन्होंने देखा भी नहीं जिंदगी में उसकी क्लिप खेलते हुए, उसको उन्हें आइडिया भी नहीं कितना बड़ा लेजेंड है वो। तो विराट कोहली का ये कहना कि ये कमेंटेटर्स को कोई हक नहीं बनता, भाई गावस्कर, केविन पीटरसन ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। गावस्कर के लिए कई लोग कहते हैं टेस्ट तो खेला, वो T20 तो खेला भी नहीं है, स्ट्राइक रेट की बातें क्या कर रहा है, वो भी बहुत ही बेवकूफ़ वाली आर्गूमेंट है, उसमें मैं जान ही नहीं वाला। अगर तुम्हें दूसरे बंदे के क्रेडेंशियल्स क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं तो मतलब तुम पहली डिबेट हार चुके हो, अपने पे लेके बात करा करो। ये सेम लॉजिक से लोग रोहित शर्मा पे भी डाल देते हैं कि उसके क्यों नहीं पूछते। भाई बात अभी तुम्हारी हो रही है, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो तो करो, अपना बर्डन किसी दूसरे के कंधे पे रख के तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ द मोस्ट इलॉजिकल वे टू अप्रोच एन आर्ग्यूमेंट। आई होप ऐसे कमेंट्स नहीं आएंगे। सो ये कहना कि कमेंटेटर्स जो हैं उनके पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं है आपके ऊपर कमेंट करने के लिए, भाई वो आपसे पहले से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर इन हिज एरा इज व्हाट विराट कोहली स्ट्राइव्स टू बी इन दिस जनरेशन। पहले गावस्कर था, फिर तेंदुलकर था और अब कोहली है। तो लेट दिस बी वेरी क्लियर। सेकेंडली कि यार जिन लोगों ने नहीं खेला उनको कोई हक नहीं ओपिनियन देने का, दैट वाज सच अ डम्ब आर्ग्यूमेंट, बिकॉज उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था
आपका कोई हक नहीं है इस वीडियो पे कमेंट करने का अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है, बिकॉज आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। आपको और मुझे इलेक्शन में वोट करने का हक नहीं है, बिकॉज हम पॉलिटिशियंस नहीं है। तो हम कैसे जज करेंगे कौन अच्छा पॉलिटिशियन है कौन बुरा पॉलिटिशियन है? डू यू गेट हाउ एब्सर्ड द आर्गुमेंट दैट विराट कोहली पुट आउट वॉज? अगर आप विराट कोहली को डिफेंड कर रहे हो ना, तो बाय दैट मीन्स यू शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो आइदर इन हिज डिफेंस, बिकॉज आप एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं हो। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर की वीडियो पे कैसे कमेंट करोगे? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देगा कोई बंदा, ऐसे ओपिनियंस देगा, तो उसको कॉल आउट तो करना ही पड़ेगा ना। द प्रॉब्लम इज नॉट कि विराट कोहली अपना ओपिनियन दे नहीं सकता, द प्रॉब्लम इज दैट हिज ओपिनियन वॉज एब्सोल्युटली क्रैप। तो ये दो बेसिस पे, तो जो 2 पॉइंट्स विराट कोहली ने बोले थे, इनको मैंने डीमिस्टिफाई कराया पूरा कि क्यों ये दोनों ओपिनियंस प्रॉब्लमेटिक थे। अब गवास्कर ने क्या कहा उसके रिटर्न पे, एंड आई थिंक ही वाज स्पॉट ऑन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि विराट कोहली से रिलेटेड भी नहीं है, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा इशू है, ही कॉल्ड आउट स्टार स्पोर्ट्स। और ये चीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड यू, हमारे पहले के पॉडकास्ट देखना वर्ल्ड कप के टाइम के। आई थिंक यू आर द ओनली चैनल हु डिड दिस। हमने एक पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली बात करी थी कैसे इस वर्ल्ड कप में, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, थिंग्स आर बीइंग अननेसेसरली मेड ऑल अराउंड विराट कोहली, एंड ब्रॉडकास्टर्स शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस। आई हैव सीन सचिन्स वर्ल्ड कप 2011 पे, उसका जो नैरेटिव था उस वर्ल्ड कप के जीतने के लिए, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का कंबाइंड उससे भी बड़ा था। वो उस बंदे के लिए भी इतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में वो नहीं होती थी, वन साइडेड शोज नहीं आते थे। वो इन 2011 एवरीथिंग वाज अबाउट द टीम, नॉट जस्ट अबाउट सचिन। बट 2023 स्टार स्पोर्ट्स मेड एवरीथिंग अबाउट जस्ट विराट कोहली। ये चीज़ गौतम गंभीर ने भी कॉल आउट करी थी, तो उसको बुरा बोल रहे थे लोग। अब सुनील गावस्कर ने भी कॉल आउट कर दी। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस वंस अगेन कि सब कैसे कॉल आउट कर रहे हैं। हमने भी 5-6 महीने पहले बोली थी ये चीज़, और ये फैक्ट है। उसने बोला कि भाई पहली बात तो मैं स्टार स्पोर्ट्स को कॉल आउट करना चाहता हूँ। गावस्कर ने बोला कि आप ये बार बार क्या इंटरव्यू दिखा रहे हो उसका, वो वाला इतनी, उससे ज़्यादा तो उसकी बैटिंग दिखा दो भाई, उससे अच्छा उसकी बैटिंग ही दिखा दो। ये बार बार इंटरव्यू दिखा के आप ना ही फालतू का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, फालतू का फैन कल्चर क्रिएट कर रहे हो, बट ऑल्सो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग एवरी सिंगल कॉमेंटेटर दैट वर्क्स फॉर यू राइट नाउ, एंड दैट इंक्लूड्स गावस्कर। कि आप हम सबके एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन कर रहे हो बार बार इंटरव्यू लगाकर, एंड दैट वाज सच अ नाइस पॉइंट, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टार स्पोर्ट्स आल्सो, दिस इज सच अ बैड जॉब दैट यू आर डूइंग यार। मतलब आई एम टोटली अनइम्प्रेस्ड कि आप फैंस के टीआरपी के खाने के चक्कर में किस हद तक जा सकते हो। आई डोंट थिंक दिस इज श्योरली टोटली अनएक्सेप्टेबल। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, सेकेंड पॉइंट बोला भाई कि ये लोग बड़ा बोलते हैं विराट कोहली को कि यार हम लोग जो है आउटसाइड नॉइस को ध्यान नहीं देते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फिर रिप्लाई क्यों कर रहे हो? और फिर झूठ मत बोलो या तो फिर इंटरव्यूज़ में बड़ा मेच्योर बन के कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं सुनते, हम सोशल मीडिया पे नहीं रहते। बिकॉज दिस इज़ द पैटर्न विद विराट कोहली, लाइक इट और नॉट। विराट कोहली हैज़ अ टेंडेंसी कि वो सुनता है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, और हर चीज़ के बारे में पैसिवली ना उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकल आता है इंटरव्यूज़ में, ना चाहते भी वो बोल ही देता है, एड्रेस कर देता है इन चीज़ों को। तो भाई ना करो, या तो फिर इंटरव्यू में झूठ ना बोले, तो सोफिस्टिकेटेड मत बनो। बिकॉज वंस अगेन आई एम श्योर आप में से 90% लोगों को गावस्कर के बारे में नहीं पता होगा। गावस्कर हैज़ नेवर बीन लाइक दिस। गावस्कर वॉज नोन टू बी द गाय जो कि मुंह पे बोलता था जो गलत था। एक इंसिडेंट हुआ था, उसने बोला था सिलेक्टर्स को उस टाइम पे इंडिया के कि दे आर अ बंच ऑफ जोकर्स, उनके मुंह पे बोला था। ही वॉज दैट आउटस्पोकन पब्लिकली। तो वो जो दिमाग में है ना वो साफ साफ बोलता है। ये पैसिवली अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के ढोंग नहीं करता कि मैं नहीं सुनता हूँ, वो सुनता और साफ साफ बोल देता है। तो यू शुड नो दिस अबाउट गावस्कर बिफोर यू अप्रोच दिस आर्गुमेंट। तो दूसरा पॉइंट उसने ये बोला कि ये क्या मतलब ड्रामा है। फिर तीसरा पॉइंट ये उसने बोला, बड़ा सही बोला कि भाई हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है। उसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए कि कमेंटेटर से कोई हक नहीं बनता कि भाई हमने भी थोड़ी क्रिकेट खेली हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम भी एकदम नूब भी बैठे हुए हैं, हमारे भी थोड़े बहुत रन है टेस्ट मैचेस में। एंड सो हमारी क्रेडेंशियल्स और हमारी नॉलेज पे मतलब इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप ही सारे सबसे ज्ञानी तो आप ही हैं, हम तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जो 50-60 साल से पहले खेलते हुए आ रहे क्रिकेट को। एंड लास्ट उसने बोला कि भाई ये जो हवा बनाया जा रहा है, हम कमेंटेटर्स ने सिर्फ एक बार बोला था जब इसके 118 की स्ट्राइक रेट थी एक मैच में। आई एम नॉट श्योर किस मैच से रेफर कर रहा है वो, एटलीस्ट ही वॉज स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ। एंड अगर मेरे को 118 की स्ट्राइक रेट दिखेगी तो मैं बोलूँगा ही ना। जहाँ पर 250 के रन बन रहे हैं, टोटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा 118 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है 15 ओवर तक, 10 ओवर तक, तो भाई कॉल आउट तो करना ही पड़ेगा ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसी स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद? उससे साफ साफ बोली चीज़ कि व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग? आर यू एक्सपेक्टिंग एन अपलॉज फॉर दिस?
एंड आई नो दिस साउंड्स वेरी रूड, बट सम थिंग्स आर मेंट टू बी इन योर फेस. तभी आपको होश आता है, तभी आपको जागने को मिलता है उससे. फिर वो शौक देना ज़रूरी है. एंड इसमें से एक भी चीज़ जो गावस्कर ने बोली है उसको तुम लॉजिकली काउंटर करके दिखा दो. और उस नीचता पे मत गिरना कमेंट्स पे आके कि गावस्कर ने खुद क्या करा है, गावस्कर ने वो 170 बॉल पे 36 बना दिए थे. उस इनिंग का भी किसी को कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है. पहले रिसर्च कर लेना पहले कि वो ऐसा क्यों हुआ था, फिर जाके कमेंट करना. गावस्कर ये फ्रॉड है, वो ये है, वो है, वो जलता है, मुंबई लॉबी का है, ये सब बकवास नहीं. लॉजिकली कमेंट्स में मुझे बताओ, समझाओ. हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर रहा हूँ कि गावस्कर ने एग्जैक्टली क्या गलत बोला है. इफ हिज जॉब एज अ कमेंटेटर इज to call things as they are, to call out things as they are, why shouldn't he? And why should he differentiate between somebody like Virat Kohli and somebody who's a youngster? वो तुम्हारे लिए विराट कोहली होगा भाई. जो बंदा क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार 10,000 रन मार के बैठा हुआ है ना, वो खुद में राजा है. उसके लिए वो विराट कोहली ही इज जस्ट अनदर लेजेंड ऑफ अ न्यू जनरेशन. उससे 2 जनरेशन पहले का लेजेंड है वो खुद. समझ रहे हो वो किस लेवल पे? ही इज सिटिंग ऑन द सेम टेबल देयर. तुम लोग एज फैंस देखते हो उसको, वो वैसे नहीं देखता. प्लस ही इज मच ओल्डर टू हिम, ही इज अ सीनियर. तो वो अलग तरीके से बात कर सकता है. एंड वो कुछ रिस्पेक्टफुल में भी बोला उसने कभी ये नहीं बोला कि वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं होना चाहिए. कभी नहीं बोला कि इंडिया से क्यों खेल रहा है. सिर्फ उसने स्ट्राइक रेट पे बोला था मैचेस के लिए IPL के अंदर. तो क्यों ना बोले भाई. तो आई थिंक गावस्कर ने जो भी कॉल आउट करा एकदम सही करा. एंड विराट कोहली शुड लर्न फ्रॉम दिस 100%. एंड वन सेकंड, इसमें ना सब लोग अज्यूम करेंगे कि विराट कोहली को हेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. जो बंदा ये अज्यूम कर रहा है कि इस वीडियो से पता चलता है कि मैं विराट कोहली को हेट कर रहा हूँ या फिर कोई भी और जो इस टॉपिक पे बोलता है वो विराट कोहली को हेट कर रहा है, तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है. क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो इतने फैंडम में. एंड आई वुड रिकमेंड यू कि इस फैन कल्चर से निकलो. स्टार्ट टू थिंक फॉर योर सेल्फ. जिस बंदे की तुम इतनी भक्ति करो वो तुम्हें जानता भी नहीं है. तो एडमायर करो लोगों को, बट मतलब अंधभक्तों की तरह आइडियलाइज और फैंडम में मत पड़ो. हर कोई परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. विराट कोहली इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, जस्ट लाइक सुनील गावस्कर, वो भी परफेक्ट नहीं होगा. सो लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड लर्न टू फाइंड द ग्रे इन एवरी पर्सन. ठीक है, दैट शुड बी इट फॉर दिस सेगमेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट गेम विच इज CSK वर्सेस पंजाब. भाई देखो, इस मैच का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी. नॉट जस्ट फॉर पंजाब जो कि ऑलरेडी लिविंग ऑन द एज वाली सिचुएशन में थे वेयर दे हैड टू विन एवरी गेम, बट ऑल्सो फॉर CSK काइंड ऑफ राइट नाउ, बिकॉज LSG एंड SRH बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट कर रहे थे. एंड अगर आज CSK हार गई होती तो फिर वो दे वुड हैव बीन ऑन पार विद DC विद 6 losses. एंड देन दे वुड हैव बीन आस्क्ड टू विन एवरी सिंगल गेम गोइंग फॉरवर्ड. और इतना आसान होता नहीं आखिरी के 4-5 मैचेस लगातार जीतना. सो बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स थे. एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, CSK से पहले पंजाब से अपने पाँचों मैचेस जो लास्ट 5 मैचेस थे लगातार हारते हुए आ रही है. एंड इट सीम्स सो फनी बिकॉज पंजाब एक ऐसी टीम है जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है. एंड चेन्नई एवरी ऑल्टरनेट ईयर ऑलमोस्ट जीती रही होती है IPL को. एंड स्टिल दे वर कमिंग इन टू दिस गेम आफ्टर लूजिंग 5 consecutive मैचेस टू पंजाब. एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग भी रहा था कि पंजाब 6ठा मैच भी जीत जाएगी. बट ये कैसे हुआ, कैसे टर्न अराउंड हुआ, उसको डिस्कस करते हैं आके. वन सेकंड, ऑफकोर्स इसमें कोई डाउट है नहीं कि श्रेयस अय्यर एंड गायकवाड को टॉस हार नहीं होता है. तो गायकवाड फिर से टॉस हार जाता है एंड ही जेन्युइनली सीम्स पिस्ड विद इट. आई एम नॉट इवन किडिंग. उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि यार ये सब ठीक है, हंसी मजाक, लेकिन मैं तंग आ गया भाई. अब कैसे नहीं जीत रहा टॉस यार, इतनी बुरी किस्मत है क्या. सो ही इज़ जेन्युइनली इरिटेटेड फॉर श्योर एंड इन अ क्यूट वे वुड से. एंड इसके चलते हुए पंजाब जो बॉलिंग का डिसीजन लेती है. डे मैच था. पिच की रिपोर्ट तो भाई मतलब ताली बजा दो भाई पिच रिपोर्टर्स के लिए, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा टिंज ऑफ ग्रीन दिख रहा है. धर्मशाला की हिस्ट्री वैसी ही रही है कि हमेशा हाई स्कोरिंग विकेट होता है. एंड आई थिंक ये कोई भी बंदा हम में से भी कोई प्रीव्यू बना रहा होता ना इस मैच का, तो घर बैठे बैठे यही बोलता. अब आप अगर वहाँ पे पिच के बगल में खड़े हो तो आपका काम क्या है, जो आप बोल रहे हो तो हम भी बोल देंगे. एक्चुअली में पिच जो है वो एकदम उल्टी थी. ये हर्षल पटेल ने बताया मेनली इन द मिड इनिंग्स ब्रेक कि भाई पिच पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है एंड बॉल जितनी अच्छे से आनी चाहिए बैट पे उससे काफ़ी धीरे आ रही है पड़ने के बाद, पिच करने के बाद. एंड सो दैट मींट दैट इट वाज नेवर गोइंग टू बी वेरी इजी टू बैट ऑन.
You could probably post 180ish, but forget 250, forget 240. Once again, this is not a coincidence कि BCCI हर वेन्यू पे ऐसी पिचेस एकदम से बना दे रही है. अभी 2 हफ्ते पहले तक ऐसी पिचेस नहीं बन रही थी. तो इन सेइंग दैट आई थिंक इट वाज स्टिल द वाइजर डिसीजन कि आप चेस करो यहाँ पे. पिच इवेंचुअली डज गेट बेटर एंड रात होने वाली होती है फ्लड लाइट्स के अंडर, कुछ टाइम के लिए ड्यू भी पड़ सकती है. देयर इज ऑलवेज अ चांस. सो एंड वहाँ पे तो पहाड़ों पे ठंड भी होती है. सो डिसीजन सही था सैम करन का एकदम. एंड अगर मैं चेंजेस की बात करूँ, पंजाब के लिए सेम था. CSK के लिए सिमरजीत एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे बाद में, बट सैंटनर आए थे मुस्तफिजुर रहमान की जगह पे, जो कि अब IPL में नहीं खेलने वाले. दैट वाज द मेजर चेंज एंड आई थिंक इट वाज अ स्टेलर वन. मुझे पता लगता है कि सैंटनर बेचारा सड़ रहा है वो CSK के बेंच पे. वो एक ऐसा बंदा है जो कि किसी भी और फ्रेंचाइज के लिए स्टार्ट कर सकता है. तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि CSK में डेप्थ कितनी है, बट ऑल्सो कि सैंटनर किस लेवल का प्लेयर है. आज तुमने उसको बॉलिंग करते हुए देखा था. मतलब चलो उसके ऊपर आएंगे, सेकंड इनिंग्स पे आएंगे. फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं. पावर प्ले में 60 रन बन जाते हैं, 1 विकेट गिरता है. अर्शदीप जो है रहाणे का विकेट लेते हैं, बट वो ओवर बड़ा अच्छा था. आई थिंक 7 ही रन दिए थे उसने. उसके बाद भाई साहब फिर से लाइन पे आ गए. भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अर्शदीप का फॉर्म इज अ जेन्युइन कंसर्न. आई एम नॉट इवन किडिंग. एवरी सिंगल गेम ही इज गेटिंग बीटन बाय अ न्यू बैट्समैन एवरी सिंगल डे. बता, ऐसा लगता है कि कोई भी आके मार के चला जा रहा है क्या, चाहे वो पावर प्ले हो चाहे डेथ ओवर्स हो. तो आई विल बी कीपिंग अ क्लोज आई ऑन अर्शदीप और रादर पंजाब जस्ट फॉर अर्शदीप. आई होप ही जेन्युइनली रीगेन्स फॉर्म, बिकॉज अगर कुछ मैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें 3 पेसर्स खिलाने हैं, तो यू विल बी बेसिकली फाइटिंग विद द गाइज लाइक चहल, लाइक अक्षर पटेल फॉर दैट थर्ड बॉलर रोल. एंड वो लोग भाई, मतलब अक्षर पटेल तो बैटिंग भी कर लेता है. तो अगर आप उसको एज अ बॉलर रिप्लेस कर रहे हो, यू बेटर मतलब मेक इट काउंट. सो अर्शदीप सिंह के लिए वंस अगेन अ कंसर्निंग गेम. जो सेकेंड ओवर था अर्शदीप का, उसमें बेसिकली नहीं, सेकेंड ओवर में क्या कह रहा हूँ, अर्शदीप सिंह का सेकेंड ओवर और हरप्रीत बरार का फर्स्ट ओवर, ये दोनों जो ओवर्स थे इसमें मेजरली CSK ने कॉम्पनसेट करा है बाकी जो स्लोएस्ट ओवर्स थे उसके चलते हुए. रबाडा ने बॉलिंग की थी, वो भी अच्छी थी. अर्शदीप का पहला ओवर अच्छा था, बट देन बरार का जो ओवर आया एंड अर्शदीप का सेकंड ओवर जो था, इसमें लोगों ने रन्स को पूरा कॉम्पनसेट कर दिया. तभी जाके 10 रन पर ओवर की रन रेट से इन लोगों ने 60 रन बनाए पावर प्ले में. वरना ओवरऑल इतने रन बनने वाले नहीं थे. ऐसा नहीं था कि थ्रू आउट हर ओवर में ये लोग अच्छे अमाउंट ऑफ रन मारते जा रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. 2-3 ओवर टारगेट करे थे इन लोगों ने बड़े, एंड उसमें जितने रन आने थे आ गए. इंटरेस्टिंगली यहाँ पे डैरेन मिचेल को 1 डाउन भेजा गया था. एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट CSK दिस सीजन. वाई आर दे एक्सपेरिमेंटिंग सो मच? CSK इज नोन टू बी दैट टीम जो कि एक कॉम्बिनेशन पकड़ के, एक ऑर्डर पकड़ के उसको एंड तक बैक करते हैं, टू द पॉइंट कि इवेंचुअली सब परफॉर्म करना शुरू कर ही देते हैं. इतनी सिक्योरिटी होती है उनके दिमाग में. ये इतना ज़्यादा शफलिंग चेंजिंग का क्या रीज़न है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा पर्सनली. एंड इफ दिस इज गायकवाड्स डिसीजन, देन आई डोंट अप्रिशिएट दिस कैप्टनसी. आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, बट ये जिसका भी डिसीजन है, चाहे वो धोनी हो, चाहे गायकवाड हो, चाहे CSK की मैनेजमेंट हो, आई थिंक इट वॉज नॉट पेइंग ऑफ. दे डिड अंडरस्कोर, ये फैक्ट है. इन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं करी है. एंड डैरेन मिचेल सरप्राइजिंगली आज आई थिंक इट वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स. आज बहुत ज़्यादा लय में लग रहा था, बॉल अच्छी हिट कर रहा था, क्लीन हिटिंग कर रहा था. बट देन 6th to 10th ओवर की बात करते हैं, इन 4 ओवरों में गेम पलट जाता है फिर से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 विकेट और गिरते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 19 रन और आते हैं. जहां हम लोग देखते हैं कि मिडिल फेज में 40-50 रन आ रहे हैं, सिर्फ 19 रन हो रहे हैं. एंड वंस अगेन राहुल चहर गायकवाड को तो आउट करता है, सो करता है. शिवम दुबे को फिर से पहली बॉल पे आउट कर देता है यार. शिवम दुबे वंस अगेन वर्ल्ड का स्क्वाड कर्स चल रहा है, कुछ तो सीन है. देखो वंस अगेन आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि जब भी कोई बंदा 1-2 बॉलों के अंदर आउट हो रहा होता है, नेवर जज हिम, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन यू इनफ सैम्पल साइज, इनफ डेटाबेस फॉर यू टू जज हिम. सो नेवर मेक दैट मिस्टेक. जब वो पूरा नहीं खेलता तो अच्छा ही खेल रहा होता है. जस्ट अ कपल ऑफ बैड गेम्स, लेट्स होप ही रीगेन्स सम रिदम. बट इन 2 विकेट्स के चलते हुए गेम एकदम से चेंज हो गया. फिर डैरेन मिचेल भी आउट हो गया था उसी टाइम पे. एंड देन यू आर वंडरिंग कि यार अब यहाँ से शायद फिर से चोक कर देगी क्या CSK, फिर से पंजाब एक मिरेकल पुल ऑफ कर लेगी. बट देन वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी शुरू होती हैं. अगले 5 ओवरों में सिर्फ 1 और विकेट गिरता है एंड 38 रन और आते हैं. ना ऑल दो 38 रन बहुत ज़्यादा है नहीं, इट इज़ नॉट इवन 8 रन एन ओवर. बट पिछले जो सेगमेंट था, जो पिछला फेज था, उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट था. तो ट्रैजेक्ट्री ऊपर जा रही थी, वो एक मोमेंटम वापस आता CSK के साथ. वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स आप जज नहीं कर सकते हो. तो वहाँ पे इन लोगों ने 38 रन और ऐड करे. सैम करन ने जो है मोइन अली को बाउंसर पे आउट कर दिया था यहाँ पर.
एंड जडेजा और सैंटनर जो थे वो बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों ने ट्राई करा कि भाई गेम को डीप लेके जाते हैं थोड़ा। इन्होंने पहले 1-2 ओवर थोड़े सर्वाइव करे, दोनों स्पिनिंग डुओ थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। बट देन अनफॉर्चुनेटली जो अगले 5 ओवर आते हैं उसमें सैंटनर जल्दी आउट हो जाता है एंड इट वॉज ऑल ऑन जडेजा। वहाँ पे फिर हम देखते हैं नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, धोनी बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहे। एंड आई हाईली क्या कहते हैं उसको, अपोज दिस डिसीजन। वंस अगेन ये धोनी का डिसीजन था या गायकवाड का था, जिसका भी था, आप क्या सोच रहे हो? धोनी नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आएगा? मतलब कसम खा रखी कि जब सिर्फ आखिरी के 9-10 बॉलें बची होंगी तभी मैं बैटिंग करने के लिए आऊँगा। आई डोंट गेट इट। ये कौन सा रोल है? ये तो फिनिशर का भी रोल नहीं होता। फिनिशर तो आखिरी 5 ओवर मारने के लिए तैयार होता है। तो क्या रोल है एग्जैक्टली ये? और क्या ज़बरदस्ती में फिर खिलाया जा रहा है धोनी को क्या, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? सो आई थिंक कि धोनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी पर्सनली। यहाँ पे आई थिंक इरफान पठान ने भी सेम चीज़ कही है, ऑल्दो ही इज़ ऑलवेज इन प्रेजेस फॉर महेंद्र सिंह धोनी। बट अगर वो भी कॉल आउट कर रहा तो आई थिंक कुछ तो बात है। एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूज, लाइक धोनी शुड हैव डेफिनेटली कम अप टू बैट। शार्दुल ठाकुर अगर आप सुपर बैटिंग करने के लिए आप टीम को जेपर्डी में डाल के जा रहे हो भाई लिटरली, तो क्या पता धोनी ऊपर होता तो और रन बन गए होते। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस डिसीजन वॉज। जस्ट इमेजिन सीएसके मैच हार गई होती तो कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है इस डिसीजन का। देयर वॉज नो एक्सक्यूज टू कम सो लो इन द बैटिंग ऑर्डर एट नंबर 9। यू शुड हैव टेकन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऊपर बैटिंग करने आनी चाहिए थी, ठीक है। बट इसके चलते हम देखते हैं कि हर्षल पटेल 2 स्लोअर यॉर्कर्स डालते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत टाइम बाद ये स्लोअर यॉर्कर्स किसी बॉलर से देखी। शायद बुमराह ही एक ऐसी है जो बीच बीच में कभी कभी डाल देता है, वरना कोई भी बॉलर आजकल के टाइम पे मैंने इस आईपीएल में तो देखा ही नहीं किसी और से। एंड हर्षल पटेल 2 में 2 और डंडे मारता है, शार्दुल ठाकुर एंड देन महेंद्र सिंह धोनी ऑन द फर्स्ट बॉल। एंड अगर आप दोनों को आउटफॉक्स कर दे रहे हो, स्पेशली धोनी को फर्स्ट बॉल पे आउटफॉक्स कर रहे हो, जो कि पहली बार किसी बॉलर से आउट हुआ है इस आईपीएल में, तो बॉल स्पेशल थी फॉर श्योर। एंड इसी के चलते हुए धोनी कह रहा हूँ जडेजा के साथ कोई और दूसरे एंड पे होता नहीं बैटिंग करने के लिए। बट इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर कोई है ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो वो है रविंद्र जडेजा। उसने बैटिंग भी बहुत तगड़ी करी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी करी है। जो फिनिशिंग वाला रोल था एग्जैक्टली वही उसने इस मैच में करा है। एंड बॉलिंग तो तगड़ी करी ही करी है, वो तो अच्छी करते हुए आ ही रहा था। अर्शदीप सिंह पिटाई खाता है जडेजा से, बट देन इवेंचुअली गेट्स हिम आउट वंस अगेन अ शॉर्टर डिलीवरी। बट हिज ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स, हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, अर्शदीप सिंह के लिए बोल रहा हूँ, वॉज वंस अगेन नॉट अप टू द मार्क। आई थिंक वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अल्टीमेटली यहाँ पे टीम ऑल आउट नहीं होती है, 1 विकेट रह जाता है। बट अपना जो दीपक चहर और हर्षल पटेल थे, ये स्टैंडर्ड बॉलर्स थे। अर्शदीप सिंह एंड हरप्रीत बरार, इन दोनों ने जो है थोड़ा सा आई वुड से कि जो कंसर्निंग स्पॉट्स थे बॉलिंग ऑर्डर में, इन दोनों ने थोड़ा सा वो टीम का परफॉर्मेंस ओवरऑल थोड़ा नीचे लेके आ गए थे अनफॉर्चुनेटली। बट नॉनदलेस सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर प्ले के अंदर 46 रन्स बनते हैं पंजाब के, बट 2 विकेट भी गिर जाते हैं। एंड आई वॉज वंडरिंग, ये पहली बात तो ये 2 विकेट जो है ना दोनों फिर से तुषार देशपांडे लेता है एक ही ओवर के अंदर। बेस्टो को आउट करता है, फिर राइली रूसो को डंडा मारता है। एंड ही इज़ ऑन फायर। मतलब वो तुषार मैकग्राथ वाले मीम्स बनने लग गए आजकल। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि किस लेवल के कंपैरिजन उसके हो रहे हैं। ही वॉज जेन्युइनली लुकिंग गुड। तुषार देशपांडे हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट्स फॉर एन अनकैप्ड प्लेयर इन दिस सीजन। पूरे आईपीएल की बात कर रहा हूँ। ही इज़ राइट अप देयर। 2-3 और नाम होंगे श्योर, ही इज़ वन ऑफ देम, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स फ्रॉम लास्ट सीजन। जहाँ पे पहले सीएसके के मीम्स बना करते थे लास्ट ईयर, मुझे याद है कि इनकी डेथ बॉलिंग इनको ले डूबेगी, वहाँ पे भी लोग टाइटल जीत गए थे। इस तरह अच्छा टाइटल नहीं जीतेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंस तुषार देशपांडे की ना बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है इनके लिए गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज वैसे भी लोग अपना कोर रिटेन करके रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा प्लेयर्स को ट्रेड करते नहीं है, ऑप्शन में भेजते भी तो वापस खरीद लेते हैं। तुषार देशपांडे हु नोस कुड बी अ लॉन्ग बेट, अगले 10 सालों की बेट हो सकते हैं। सो वेरी नाइस टू सी दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शशांक और प्रभ सिमरन वो बैटिंग कर रहे होते हैं। एंड देशपांडे का जो अगला ओवर होता है उसकी पिटाई करते हैं, एंड ग्लीसन की उसका पहला ओवर होता है उसकी बहुत पिटाई करते हैं। थैंक्स टू दैट ये स्कोर 46 तक पहुंचा, वरना ये स्कोर 46 तक भी नहीं पहुंचने वाला था। इतना कम था टोटल, इतना स्ट्रगल कर रही थी पंजाब। तो स्टार्टिंग से टोन सेट कर दी थी सीएसके ने कि भाई भी डू और डाई गेम है, हमें जीतना ही जीतना है। एंड यहाँ पे क्रेडिट जाता है गायकवाड की कप्तानी को, जिस तरीके से उसने बॉलर्स रोटेट करे, सही मैचअप्स लेके आया, गेम को किल ऑफ करने का सोचा, ये नहीं कि गेम को फालतू में एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ यू वुड से कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई के साथ किया था अगेंस्ट केकेआर, जब उसने बुमराह को बचा के जो है गेम को एक्सटेंड कर दिया था।
आई थिंक वो गलती गायकवाड ने नहीं करी, ये अच्छा लगा मुझे देखकर। एंड अगले 4 ओवरों की बात करें 6 से 10 के बीच में, तो यहाँ पे जो है आई थिंक 26 रन और बनते हैं एंड 3 विकेट और गिर जाते हैं। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू रविंद्र जडेजा एंड मिच सैंडर। मिच सैंडर ने पहली बात तो ओपनिंग भी करी थी बॉलिंग की, ठीक है, एंड जो बॉलिंग उससे पावर प्ले में करी, आई थिंक ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल। मुझे उसके स्टैट्स एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक बहुत इकोनॉमिकल है वो, मतलब 4-5 से भी कम की इकोनॉमी है शायद। अरे मैंने उस बंदे को ना आर्म बॉल को स्विंग करते हुए देखा था, ये चीज़ मैंने सिर्फ अश्विन से होती हुई देखी है। अश्विन टेस्ट मैचेस में करता है, ऑफ स्पिन के क्या कहते हैं एक्शन पे ही थ्रोज एन आर्म बॉल। आर्म बॉल जिनको नहीं पता क्या होता है, ऑफ स्पिन पढ़ के टर्न होती है, आर्म बॉल पढ़ के सीधी जाती है, एंगल के साथ चली जाती है, स्किड जोन। एंड वो आर्म बॉल की ट्राइजेक्ट्री में ही ना वो ग्रिप कुछ ऐसी पकड़ता था दैट ही बेसिकली फ्लोट्स द बॉल इन द एयर, एंड वो थोड़ा एंगल के साथ स्विंग सी करती है हवा में। मैंने मिच सैंडर को पहले ओवर में करते हुए देखा था, इनफैक्ट शायद पहली बॉल ही ऐसी थी जो कि स्विंग हो तो ऐसे अंदर आई, इनफैक्ट कट के स्किड कर गई अंदर एंगल के साथ। जिसको देखना तो रेफरेंस के लिए तो आप पहली बॉल देख सकते हो पंजाब की इनिंग्स की। इट वॉज समथिंग अमेजिंग टू सी यार, बहुत मज़ा आया मुझे। बट मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिमरजीत आते हैं, एंड सिमरजीत जो है वो पहली ओवर में जितेश को आउट कर देते हैं 0 पे। एंड आई थिंक जितेश हैज़ बीन दैट वन पेक्यूलियर केस जिनको इस सीज़न बहुत मौके मिले हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। भगवान ने बहुत मौके दिए कि टफ सिचुएशन में बैटिंग करने को भेजा जहाँ से वो हीरो बन सकता है, एंड एवरी टाइम अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ मेस्ड इट अप। तो वो बहुत बुरा लगा मुझे देख के पर्सनली। अगले 5 ओवरों में गेम खत्म हो गया था, यहाँ पे पूरा गेम सील ऑफ हो गया था, बिकॉज एटलीस्ट 10 ओवर के बाद तक आशुतोष तो बचा हुआ था, कुछ होप तो थी। बट 10 to 15 ओवर्स के बीच में 3 और विकेट गिरते हैं, और भाई 10 से 15 ओवर के बीच में आपने सिर्फ 19 रन मारे यार, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में आपने सिर्फ 19 रन मारे हैं, ऐसा एक फेज है आपका। तो ये तो जस्ट गोज ऑन टू शो कि आप कितना बुरी तरीके से फंसे हुए हो। आशुतोष, सैम करन सब आउट हो जाते हैं, सारे मेन बैट्समैन आउट हो जाते हैं, हर्षल पटेल भी अल्टीमेटली आउट हो ही जाता है। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू अपना सिमरजीत जिसने एक और विकेट लिया। बाय द वे मेरे को याद भी नहीं था सिमरजीत ऑलरेडी 2022 में खेल चुके हैं सीएसके से, आई थिंक 5-6 मैचेस खेला हुआ है, तो इट फेल्ट लाइक अ न्यू डेब्यू फॉर सिमरजीत, बट ही बोल्ड रियली वेल। प्रॉब्ली यू नो बीइंग फ्रॉम दैट स्टेट शायद उसको कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना बेटर पता भी था, हु नोज। एंड सो आखिरी के जो 5 ओवर थे यहाँ पे 48 रन आ जाते हैं समहाउ, और सिर्फ एक ही विकेट गिरता है। आई थिंक चेन्नई ने यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है। जब आपके ऑलरेडी 8 विकेट गिर चुके हैं और 5 ओवर और बचे हुए हैं, तो आपने आखिरी 2 टेल एंडर्स से मतलब 48 रन खाए, ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर, और सिर्फ एक ही विकेट लिया, आप ऑल आउट भी नहीं कर पाए। आई थिंक चेन्नई के लिए अगर कोई रूम ऑफ इंप्रूवमेंट है बॉलिंग में तो ये वाला फेज रहेगा, बाकी सब तो बहुत अच्छा था। बट विद दिस पंजाब आई थिंक द ड्रीम इज ऑफिशियली ओवर, क्योंकि नेट रन रेट भी थोड़ी ख़राब हो गई है इस मैच के बाद, एंड अभी तो आरसीबी से भी नीचे है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है, आने वाले मैचेस भी आसान है नहीं ज़्यादा। सो लेट्स सी क्या होता है। एज फार एज सीएसके इज कंसर्न, दे आर वंस अगेन बैक एट नंबर 3, एंड ये ना ज़्यादा दुखी होने की बात है ना खुश होने की बात है, बिकॉज हर मैच के बाद ये पोजीशन अभी आप बदलते हुए देखोगे अगले 1 हफ्ते तक, क्योंकि एलएसजी एसआरएच और सीएसके के बीच में बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन होने वाला है। अगर आज एसआरएच जीत जाती है तो फिर वो दोबारा 3rd पर जाएंगे, चेन्नई नीचे रहेगी। अगर हार गए तो चेन्नई 3rd पर ही रहेगी। प्लस उनकी जो नेट रन रेट है ना इस वक्त चेन्नई की, वो केकेआर के बाद बेस्ट है। इट इज़ इवन बेटर देन राजस्थान, दैट्स हाउ गुड दे आर। सो आई थिंक सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, एंड दे डिड इट इन ग्रेट फैशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट मूविंग टू द नेक्स्ट गेम, the most one-sided game of the weekend, which was LSG versus KKR. And honestly speaking, मैंने प्रीव्यू में ही बोला था कि I give the edge to KKR personally, but मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा one-sided game हो जाएगा. That was a genuine surprise to me. So in a nice way being a KKR fan. But coming to this game in more detail, कैसे KKR already जीती है? Because इससे पहले पिछले सीजन्स तक LSG से 3 बार हार के आ रहे थे आप, और अब आपने दोनों बार उनको हराया है, एंड दोनों बार आप भूलना मत कन्विंसिंग वे में हराया है। पिछली बार जब ईडन में खेले थे तब भी डोमिनेट करके हराया था एकदम, और इस बार तो और ज़्यादा डोमिनेट करा है। द फन पार्ट इज हर बार गौतम गंभीर की जीत ज़रूर हुई है। इससे पहले 3 मैचेस वो एलएसजी के साथ था, तब एलएसजी केकेआर को हरा रही थी। अब 2 मैचेस वो केकेआर के साथ है, अब केकेआर एलएसजी को हरा रही है। 5 मैचेस में जीता सिर्फ एक बंदा है, वो है गौतम गंभीर। ऑन दैट नोट, कमिंग टू द टॉस, वंस अगेन जस्ट लाइक ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर भी टॉस हार जाते हैं, एंड दे हैड टू बैट फर्स्ट बिकॉज केएल राहुल कहते हैं आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर ऑफ द पिच,
बट चेस करना हम चाहते हैं, इसलिए हम चेस करेंगे। एंड कई लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं था, गिवन कि केकेआर ने एक हिस्टोरिक यहाँ पे टोटल बना दिया। ऐसा टोटल यहाँ पे कभी नहीं बना एकाना पे। आई वुड डिसएग्री, आई थिंक डिसीजन सही था, यहाँ पे चेस करना ही चाहिए था। इनफैक्ट पिछले कुछ मैचेस का तुम रिकॉर्ड भी देखोगे ना अगर, तो जो टीम चेस कर रही है वो बेनिफिट में ही रही है। ये पिचेस एकदम एग्जैक्टली वैसी है नहीं अब जैसे पहले हुआ करती थी एकाना की, थोड़ा बेटर हुई हैं विकेट्स, बैटिंग फ्रेंडली हुई हैं। इन सेइंग दैट दिस वाज स्टिल नॉट एज गुड अ विकेट एज सम ऑफ द रीसेंट गेम्स वर एट एकाना, जहाँ पे हम लोग 190-200 का टारगेट चेज होते हुए भी देख रहे थे। आई थिंक केकेआर ने जिस तरीके से पहली इनिंग में बैटिंग करी है ना, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैंने मैच थोड़ा दोबारा भी देखा रिकॉर्ड करने से पहले, आई काइंड ऑफ फिगर्ड, फिर मैंने शेयर का इंटरव्यू भी सुना, सब सुना मैंने, आई वॉज कनेक्टिंग द डॉट्स, बिकॉज अभी एकदम से आईपीएल में सारे मैचेस लो स्कोरिंग होने लग गए थे, फिर दोबारा केकेआर ने कैसे हाई स्कोर कर दिया। एंड इट समवट टेल्स मी आफ्टर कंक्लूडिंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज कि द विकेट वॉज नॉट एक्चुअली अ 230 विकेट, केकेआर ओवर परफॉर्म विद द बैट। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स के बाद मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हमने 10 रन कम बनाए, 10-15 रन, जितना हमने 10-15 रन मतलब बनाए कम इन द सेंस कि ये नहीं कि अब हार जाएंगे गेम, कि हम शॉर्ट हो गए, पार स्कोर से 10-15 रन कम बना दिए। विनिंग टोटल तो वैसे भी था, बट जो हमारे स्टैंडर्ड्स है बैटिंग के उसके हिसाब से हम और बेटर कर सकते थे मिडिल ओवर्स में, जो कि मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ। बट इट टर्न्स आउट कि शायद ऐसा केस नहीं था, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ। बिकॉज जिस तरीके से एलएसजी ने परफॉर्मेंस दी है ना बैटिंग में सेकेंड इनिंग्स में, देखो ऑफकोर्स केकेआर की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी ही थी, बट ऐसा नहीं है कि एलएसजी के सारे विकेट्स अनप्लेबल डिलीवरीज पे हैं। मोस्ट ऑफ द विकेट्स वर थ्रोन एंड द विकेट वॉज क्लियरली नॉट एज सपोर्टिव ऑफ बैटिंग एज इट शुड हैव बीन। ड्यू तो पड़ी ही नहीं थी बिल्कुल भी। सो मुझे लगता है कि डिसीजन सही था। इट्स जस्ट दैट केकेआर के बैट्समैन एक अलग ही लेवल पे खेले थे, प्लस एलएसजी की बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा खास थी नहीं अपार्ट फ्रॉम मे बी बिश्नोई। सो कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नो, केकेआर की तरफ से कोई चेंज नहीं था, हर्षित राणा वापस आ गए थे बेसिकली, एंड एलएसजी की तरफ से आई थिंक एलएसजी की तरफ से कोई चेंज था क्या? हाँ, मैं क्या था बाहर थे तो यश ठाकुर अंदर आ गए थे और कोई चेंज नहीं था। सो फर्स्ट इनिंग्स में जब केकेआर बैटिंग करने के लिए आती है, वंस अगेन आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम नाउ कि केकेआर का जो पावर प्ले तो चलो जो है सही, ओपनिंग जो पेयर है ना वो अभी तक का मोस्ट सक्सेसफुल पेयर है इस सीजन का। पीपल वुड बी टेम्प्टेड टू से ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, बट आई डोंट थिंक दे हैव बीन एज कंसिस्टेंट एज नारायण एंड सॉल्ट क्लियरली। एंड आई एम श्योर अगर हम रन्स को भी वो करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा रन इनकी ही है, एवरेज वगैरह भी ज़्यादा इनकी होगी शायद। 70 रन दोबारा बनाते हैं पावर प्ले के अंदर, एंड जिस तरीके से डोमिनेट करा है सबको। इंटरेस्टिंगली इस बार मोमेंटम की स्टार्टिंग फिल सॉल्ट ने फिर से करी है। पिछले 2-3 मैचेस से ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। और फिर नारायण अपने एलिमेंट्स में आया, देन ही नेवर लुक बैक। इनिशियली नारायण थोड़ा सा शेकी लग रहा था, बट फिर जब उसने हिट आउट करना शुरू करा है देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिल सॉल्ट ने नवीन उल हक की पिटाई करी, उसके बाद यश ठाकुर आते हैं, उनका जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका एक ओवर अच्छा जाता है वहाँ पे। यश ने 6th ओवर डाला था, सिर्फ 2 रन गए थे उसके, वरना तो ये जो 70 रन या 80-90 रन भी हो सकते थे। बट उसके अलावा जिन लोगों ने बॉलिंग करी है, चाहे वो मोहसिन हो चाहे वो नवीन उल हक हो, सबकी पिटाई हुई है गलत तरीके से। पुल के छक्के मारे हैं भाई नारायण ने लंबी वाली बाउंड्री पे। फिल सॉल्ट भी डोमिनेट करते करते फिर एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी थी वो नवीन उल हक से, स्लो डिलीवरी जो कि ऑफ द हैंड आई थिंक रीड नहीं कर पाया फिल सॉल्ट, एंड चेस करते वक्त एज लगाता है। केएल राहुल ने क्या कैचेस पकड़े हैं भाई, मतलब आई नो ही इज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, बट आई थिंक हमारे सारे कीपर्स को मिला दो तो ईजिली टॉप 5 कैचेस जो हमारे इंडियन कीपर्स ने पकड़े इस सीजन में, उसमें से 2-3 तो केएल राहुल के अकेले के होंगे भाई। ही हैज़ बीन ग्रेट and it is surprising because he's supposed to be the least skilled wicket keeper of all of them, because वो naturally he is not a wicket keeper batsman, but it was so nice to see कि क्या तगड़े कैचेस पकड़ रहा है। he is into his 30s now, great, मतलब इससे अच्छी कीपिंग मैंने करते हुए देखा ही नहीं उसको कभी। बाद में शेर का भी एक बहुत अच्छा कैच पकड़ता है, उसके ऊपर भी आएंगे। बट देन वी सी रघुवंशी एंड नारायण बैटिंग, एंड मिडिल फेज में हम लोग आते हैं यहाँ पे 40 रन और बनते हैं। तो पहले के 6 ओवर में भी 10 रन पर ओवर की रन रेट थी, अगले 4 में भी 10 रन पर ओवर की रन रेट थी, डिप नहीं करी। यूजुअली क्या होता है केकेआर का मिडिल फेज में रन रेट थोड़े टाइम के लिए डिप कर जाता है, तो यहाँ पे हमने वो गलती नहीं करी। दैट इज़ वॉट आई वॉज फर्स्टली वेरी हैप्पी अबाउट, एंड इसमें मेजर हाथ जो था वो नारायण का ही था। रघुवंशी ने स्टार्ट थोड़ा सा अग्रेसिव किया था, देन ही इवेंचुअली रियलाइज कि उसका रोल क्या है यहाँ पर, सिंगल दो नारायण को मारने दो। Another hint on why the wicket was not as good as it seemed to be when KKR was batting, because दोनों एंड से हिटिंग नहीं हो पा रही थी। रघुवंशी played the smart role there
टिल द 10th ओवर आई वुड से। उसके बाद फिर वो था कि भाई अब नहीं करना ये रूल, अब मारने ही जाओ, उसके ऊपर भी आएंगे। बट आधी फेज तक जो 10 ओवर का मार्क होता है तब तक रघुवंशी बड़ा स्मार्टली बैटिंग कर रहा था। आई थिंक वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एंड नारायण बीइंग नारायण, उसने सबकी पिटाई करी भाई, बिश्नोई को भी छक्के लगाए थोड़े बहुत। एंड 50 तो उसकी हो ही गई थी। टीम के 10 ओवर खत्म है, नारायण की 50 भी हो गई, फिर से ऑन ट्रैक था 100 मारने के लिए, वो आराम से 100 मारने के लिए ऑन ट्रैक था वो। बट वही है ना, दीज गाइज डोंट हैव दैट सेल्फिश मोटिव कि मुझे 100 मारनी ही मारनी है। नारायण 2-3 बार 80s में आउट हो चुका ऑलरेडी, चाहता तो हमेशा 100 के लिए खेल सकता था। बट वही है कि टीम के लिए, केकेआर की टीम में वो पैटर्न फिक्स्ड है कि सबको ऑल आउट जाना है। श्रेयस अय्यर ने खुद बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा वो इंटेंट बड़ा क्लियर है, तो हम पर्सनल माइलस्टोन्स के बारे में सोचते भी नहीं है। एंड सो वी सी दैट नारायण कीप्स ऑन हिटिंग। अगले 5 ओवर की हम लोग बात करते हैं। कृणाल पांड्या और यश ठाकुर की बहुत पिटाई होती है यहाँ पर। 61 रन आते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में। अब आप देखो एकदम से रन रेट दोबारा एस्केलेट करनी शुरू कर गई, अब 10 से 12 की हो गई। तो यहाँ तक आई थिंक मिडिल ओवर्स में फाइनली केकेआर ने बड़ा अच्छा करा है। अब लोग पूछेंगे तो हमने रन एग्जैक्टली मिस आउट कहाँ करें, क्योंकि तुमने कहा स्टार्टिंग में पॉडकास्ट से कि 10-15 रन शायद कम थे हम लोग, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। बट मिडिल ओवर्स तक 15वें ओवर तक हमारा जो ट्रैजेक्टरी था बड़ा अच्छा गया है, जो कि यूजुअली बीच में डिप करता है, हमने आज मोमेंटम बिल्ड करा इसके ऊपर। तो दैट वाज वेरी नाइस टू सी। आई थिंक ये चीज़ केकेआर ने इंप्रूव करी है। एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि रघुवंशी जो अल्टीमेटली आउट हो जाता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि यार अब जो है सिंगल लेने का टाइम नहीं है, अब आपको दोनों एंड से स्ट्राइक लेके मारने पड़ेंगे छक्के। एंड शायद रघुवंशी वहाँ पे थोड़ा आज 19-20 हो गया। एंड दैट इज़ अ फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो। बट आई वुड वंस अगेन रिमाइंड एवरीबडी कि वो 18-19 साल का बच्चा है अभी, एंड इट्स हिज फर्स्ट सीजन। तो आई थिंक एज टेकिंग दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट ही हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। बट हाँ, क्या वो आइडियल था? नहीं। और आइडियल तो यार मतलब बड़े बड़े लोग भी नहीं हो पाते, समझ लो। तो इट इज़ ऑल राइट आई वुड से। किसी भी टीम का कोई भी यंगस्टर हो तो उसको मजाक क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता कभी भी। सो येस देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट ठीक है। आई थिंक द फैक्ट दैट ही स्टक विद नारायण क्लेवरली गिव हिम द स्ट्राइक विच इंश्योर्ड कि हमारे पास आखिरी 5-6 ओवर के लिए बहुत सारे विकेट्स पड़े हुए हैं, ताकि जो भी बंदा बैटिंग करने के लिए स्टार्टिंग से मार के खेल सके। आई थिंक दैट डज काउंट फॉर समथिंग। एंड फिर नारायण भी अल्टीमेटली आउट हो जाता है बिश्नोई पे, जिन्होंने ताली बजाई नारायण के लिए, एंड सबने बहुत प्रेज भी करा। एंड वॉट एन इनिंग्स वंस अगेन, 39 बॉल्स पे कुछ 81-83 जितनी बनाए। मतलब इट इज सच अ हैक टू हैव सुनील नारायण अप टॉप द ऑर्डर। एंड अब वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 3 पे है यार। और अब ये मजाक भी नहीं रहा, बिकॉज हर टीम 10-11 मैचेस खेल चुकी है, मोर देन 2/3 ऑफ द IPL इज ओवर, और तब ये हाल है उसका। तो ये कोई आम बात नहीं है। कोहली, गायकवाड और उसके बाद नारायण है इस वक्त ऑरेंज कैप की लिस्ट में। कैन यू इमेजिन हाउ इंटेंस दिस इज? आई थिंक पर्पल कैप की लिस्ट में भी वो टॉप 5 में है शायद, या टॉप 6 में होगा। तो इट वॉज वंस अगेन अ टोटल नारायण शो यार। उसने अकेले सिंगल हैंडेडली टीम को जो है ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जहाँ से हारना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड वी सी हाउ नंबर 4 पे फिर से रसल को भेजा जाता है। एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट केकेआर हैज़ कैरिड आउट। एंड श्रेयस अय्यर बोलते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हमारी बैटिंग ऑर्डर बहुत फ्लेक्सिबल है, बिकॉज दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। T20 इसी तरफ जा रहा है। हमारी टीम में हर कोई पैरेड अप होता है और सिचुएशन के हिसाब से भेजा जाता है। इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर इस बार बैटिंग करने तक नहीं आता एंड तक। सो जो बंदा यूजुअली मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आ रहा था वो नंबर 8 पे आता है। सो दैट इज हाउ स्क्यूड द बैटिंग लाइनअप इज। आई थिंक रसल को भेजने का जो इंटेंशन था वो आज से 1-2 साल पहले तक बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि इस साल ना पता क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब रसल ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है ना, तो देन ही इज थिंकिंग अबाउट फर्स्टली टेकिंग हिज टाइम टिल द 15th ओवर, उसके बाद फिर आखिरी के 5 ओवर में देखूंगा मुझे क्या करना है। एंड आई बिलीव कट दैट फेज शॉर्ट, उसको भेजो ही सीधा 15वें ओवर में, ताकि उसके पास दिमाग में और कोई सेकंड थॉट ही ना हो एक्सेप्ट हिटिंग। आई थिंक दैट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रसल राइट नाउ। रिगार्डलेस रसल बैटिंग करने के लिए आता है, 1-2 छक्के भी उसने लगाए थे, बड़े अच्छे क्लीन हिट लगाए थे, बट गेट्स आउट टू अ ग्रेट कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा भाई आउटफील्ड में। एंड थोड़ा अनलकी भी कह सकते हो, बट नवीन उल हक ने वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। एंड नॉट जस्ट दैट, उसने सॉल का विकेट लिया, उसने रसल का विकेट लिया, इसके बाद रिंकू का विकेट भी ले लेता है। रिंकू का हाँ भाई 2-3 मैच से स्ट्रगल कर रहा है वो, बट वंस अगेन आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर टू क्रिटिसाइज हिम जस्ट ऑन दिस बेसिस, बिकॉज क्लियरली इफ यू नोटिस उसको फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL में मोमेंटम मिला ही नहीं बिल्ड करने को। और अगर हम लोग अब एक्सपेक्ट करें कि वो एकदम से आके हर मैच में रन मारना शुरू कर दे, तो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर ऑन हिज पार्ट इफ ही एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट सम पेशेंस फ्रॉम अस एंड सम मोमेंटम टू रीगेन हिज रिदम ऑफ बैटिंग। एंड आई थिंक वो फेयर है। एंड एक मैं बहुत बड़ा अंडररेटेड पॉजिटिव पता है आपको क्या बताऊंगा इस मैच से, श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में वापस आ रहे हैं ना धीरे धीरे,
जो उसने छोटे छोटे क्विक फायर कैमियोज खेले हर मैच में, आज भी आखिर के 5 ओवर में उसी ने बहुत हद तक बचाया है अंटिल रमनदीप केम इन। ये बहुत बड़ा अंडररेटेड पॉजिटिव है केकेआर के लिए। श्रेयस अय्यर अगर फॉर्म में आ गया ना, मिडिल ऑर्डर में जो बूस्ट आने वाला है ना, वो जो श्रेयस अय्यर लेके आएगा वो कोई भी लेके नहीं आ सकता उस लेवल का बूस्ट। आई थिंक बहुत अंडररेटेड चीज़ है ये कि श्रेयस अय्यर चुपचाप जो ना हर मैच में आके वो 25-30 रन बना रहा है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे फॉर्म रीगेन कर रहा है। जरूरत पड़ने पे आई एक्सपेक्ट अ बिगिनिंग्स फॉर हिम। एंड लास्ट 5 ओवर्स में अब हम आते हैं, और यहीं पे मैं कहूँगा जो आप पूछ रहे थे सवाल कि यार एग्जैक्टली अंडर परफॉर्म करा कहाँ पे केकेआर ने, अगर हर फेज ऑफ द इनिंग्स में वो ट्रैजेक्टरी रन रेट के ऊपर ही लेके जा रहे हैं। एंड इट इज सो नुआंस्ड बिकॉज आखिरी के 5 ओवरों में जो ना पहले के 3 ओवर निकाले, 16वां 17वां 18वां ओवर, इन 3 ओवरों में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करा है। इन 3 ओवरों में हमारे सिर्फ 29 रन आते हैं, मतलब 10 रन पर ओवर से भी कम। और उससे पहले 15 ओवर में हमारे 171 रन हो चुके थे। दैट वाज मोर देन 11 रन एन ओवर। उसके बाद आप 9 पॉइंट समथिंग की रन रेट से मार रहे हो, डेथ ओवर्स में वो भी। यहाँ पे आप शायद 10 रन और मार सकते थे, 29 का 39 कर सकते थे आप शायद। एंड ये 3 ओवरों में मुझे लगता है कि हमने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर गए, बिकॉज आखिरी के 2 ओवर में फिर हम लोग दोबारा कैचअप कर लेते हैं। वी स्कोर 35 रन मोर आखिरी के 2 ओवरों में, तो दैट वाज ग्रेट। उसी के चलते आई थिंक 18वें ओवर तक हमारा 200 का टारगेट था, स्कोर था। एंड फिर आखिरी के 2 ओवर में श्रेयस अय्यर एंड रमनदीप सिंह, यार रमनदीप सिंह के लिए मैंने लाइव स्ट्रीम पे कहा था, ही लुक्स लाइक द सूर्य कुमार यादव ऑफ 2014। जो रोल सूर्य कुमार यादव का था ना उस टीम में, जब वो एंड में 1-2 ओवर खेल के आता था और ऊट पटांग शॉट मार के सबको इंप्रेस करता था, आई थिंक रमनदीप का रोल वही दे रखा है। डाउन द ऑर्डर आएगा, 1-2 ओवर खेलेगा ना, ऐसे ही शॉट्स मार के टीम का मोमेंटम एकदम ही चेंज कर देगा ब्रेक से पहले। एग्जैक्टली वही होता है। यश ठाकुर की पिटाई होती है भाई एंड में। एंड मोहसिन बेचारा, उसको वो चोट लग गई थी, 2-3 कैचेस बड़े लड्डू ड्रॉप करे इन लोगों ने नारायण के, उसमें उसका सर लग गया था नीचे। उसके चलते हुए कंकशन सब्स्टिट्यूट आते यदुवंशी करके, उन्होंने बॉलिंग करी, 1-2 ओवर डेथ ओवर्स में उसकी पिटाई होती बड़ी अच्छी। सो इसके चलते हुए केकेआर को ना बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल गया। एंड 235 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज आई सेड, मुझे लगा कहीं ना कहीं उन 3 ओवरों में शायद हम लोगों ने 5-10 रन कम मारे। एंड सो आई वॉज लाइक कहीं रन कम तो नहीं हो जाएंगे ये। बट देन अल्टीमेटली एज आई सेड, जिस तरीके का ये विकेट एक्चुअली में था ना, ये एक्चुअली में इट वॉज वे अबव पार। जो 235 का टारगेट हमने दिया था, वे अबव पार। श्रेयस अय्यर बताता है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कैसे हम लोग पहले 6 ओवर्स में हमारा इंटेंट होता है कि मार कर ही खेलना है, चाहे कुछ रहे, चाहे पिच कैसी भी हो। आफ्टर दैट वी गेट एन आइडिया कि विकेट कैसे होने वाला है, एंड फिर हम लोग अपनी इनिंग्स बिल्डअप करते हैं कि हमें किस टारगेट तक लेके जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। एंड मे बी दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई केकेआर की रन रेट हमेशा थोड़ी सी डिप कर जाती है बीच वाले फेज में, क्योंकि शायद वो वहाँ से फिगर आउट करना शुरू करते हैं। एंड आज इनफैक्ट रघुवंशी ने ये बोला था कि इट इज़ अ रेड सॉइल विकेट, तो बाउंस थोड़ा अच्छे से आ रहा है बैट पे, स्टिल नॉट गुड इनफ। मतलब थोड़ा सा देर इज सम असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स, बॉल थोड़ा सा रुक के आ सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, मे बी परहैप्स 235 वॉज अ ग्रेट टोटल, इनफैक्ट एज गुड एज यू कुड आस्क फॉर। एंड सो इन द सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट तो भाई एकदम बड़ी करारी करते हैं ये लोग, जब केएल राहुल ऐसे 2-3 कवर्स के थ्रू ड्राइव मारता है मिचेल स्टार्क को, बड़े तगड़े शॉट मारे थे। बट ओवरऑल 55 रन बनते हैं, एक ही विकेट गिरता है अर्शिन कुलकर्णी का। मिचेल स्टार्क वंस अगेन वेरी एक्सपेंसिव इन द पावर प्ले यार, ही वॉज वंस अगेन द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ केकेआर। तो अभी मुंबई के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेला था, फिर अब दोबारा आके ऐसी परफॉर्मेंस दी। एंड वन चेंज आई सॉ फ्रॉम मिचेल स्टार्क वॉज इस मैच में ना वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था ऊपर पिच करने की, ताकि स्विंग मिले। एंड उसके चक्कर में कई सारी डिलीवरीज ओवर पिच भी थी, जिस पर ड्राइव करा लोगों ने, बड़े आसानी से इन चौके निकाले। ऑन दी अप थी तो फिर वो सर्कल के ऊपर से टाप दी बॉल, वैसे चौका निकला है। स्टॉइनिस ने कराई है ड्राइव, केएल राहुल ने मारी। बट वही है कि जब स्विंग हो जाएगी सही तरीके से, जब वो टप्पा सेट हो जाएगा, तो फिर जो अर्शिन कुलकर्णी के साथ हुआ ना वो होगा, जहाँ पे उसने कंप्लीटली मिसडायरेक्ट कर दिया स्विंग के साथ बैट्समैन को। अक्रॉस द लाइन वो खेलने चला गया, टॉप पिच लगती है, बट दैट वाज नॉट सपोज टू बी आउट। दैट इज टोटली थैंक्स टू रमनदीप सिंह। जो कैच उसने पकड़ा है ना, आई रिमेंबर हाउ आईपीएल के इनिशियल कुछ मैचेस में उसने कैचेस ड्रॉप करे हैं कुछ, बट देयर वाज नेवर अ डाउट कि वो फील्डर अच्छा नहीं है। पॉइंट तक कब वो प्रूव करके देगा कि एक्चुअली में ही इज़ ऑफ दैट लेवल। पिछले 1-2 मैचेस से जो वो कैचेस पकड़ रहा है और जो फील्डिंग वो कर रहा है, मतलब दिस कैच वॉज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट दिस सीजन ईजिली। जब भी आप पीछे दौड़ के जा रहे हो ना, तो हमेशा 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है वो कैच पकड़ना। इस कैच में और जो रसल का कैच पकड़ा था उसमें फ़र्क यही है,
उसमें आदमी सामने भागते आ रहा था, इसमें आदमी पीछे भाग रहा था. एंड व्हाट अ कैच इट वॉज. मतलब आई थिंक टोटली मोमेंटम वहाँ से शिफ्ट हो गया, बिकॉज फिर स्टॉइनिस थोड़ी पिटाई करता है, बट देन वंस अगेन नोटिस हाउ श्रेयस अय्यर ने इस मैच में जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट करा ना, इट टोटली रिमाइंडेड मी ऑफ द गेम ऑफ मुंबई इंडियंस. ऑल्दो वहाँ पे एक बॉलर शॉर्ट था, यहाँ पे हमारे पास हर्षित राणा वापस आ गया था, बट स्टिल हम लोग जो है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले के अंदर ही लेके आ रहे हैं. बड़े इकोनॉमिकल रहे वो. उसके बाद हम देखते हैं वही लोग विकेट्स भी चटकाना शुरू हो जाते हैं. रसल को एग्जैक्टली 10th ओवर में लेके आ रहे हो, जैसे अपने लास्ट टाइम भी करा था मुंबई वाले मैच में. बहुत ही रिजेंबल कर रहा था वो टेम्पलेट कप्तानी का, एंड इट पेड ऑफ वंस अगेन, बिकॉज नेक्स्ट फेज में आते हैं हम लोग 6 से 10 ओवर के बीच में. यहाँ पे 41 रन बनते हैं, बट 3 विकेट और गिर जाते हैं. एकदम से कोलैप्स हो जाता है. एंड भाई मुझे नहीं पता कि रसल के साथ क्या सीन है, बट मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, उस बंदे का जेन्युइनली गोल्डन आर्म चल रहा है इस वक्त. मतलब नारायण बॉलर है, वो बैटिंग इतनी अच्छी कर रहा है, रसल बैट्समैन है, वो बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है. उल्टा ही चल रहा है इन दोनों वेस्ट इंडियंस का. पहली बॉल पे आता है और सबसे क्रूशल विकेट दे देता है पूरी टीम का स्टॉइनिस, पहली बॉल पे आके, आउट ऑफ नोवेयर. और कई लोग पूछेंगे कि रसल का इस साल इतना अच्छा कैसे जा रहा है, व्हाट हैज ही डन डिफरेंट. एंड आई थिंक ही हैज सिंप्लीफाइड द ऑप्शंस दैट ही यूटिलाइजेस. जबरदस्ती यॉर्कर ट्राई नहीं करनी, जबरदस्ती बाउंसर ट्राई नहीं करनी. आई थिंक उसका लेंथ्स और लाइंस पे जो वेरिएशन होता है कि मैं लाइन डिफरेंट कर दूँ या लेंथ डिफरेंट कर दूँ, उसने वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया. टप्पा एक पकड़ लिया है, एंड ही नाउ इज यूजिंग अ लॉट ऑफ वेरिएशन विद द पेस. कटर्स डालना, क्विकर वंस डालना जो कि हिट द डेक पढ़ के निकले, वो पेस के थ्रू आउटफूल करना बैट्समैन को. आई थिंक वो एक स्टैंड आउट फीचर रहा है मेरे लिए रसल के लिए इस सीजन में. एंड इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस वंस अगेन, ये शब्द एज आई सेड हर जगह यूज होता रहेगा कि वो इतने ज़्यादा विकेट ले रहा है और इतने क्रूशल विकेट्स ले रहा है. इट डिड नॉट स्टॉप हेयर बाय द वे, आगे जाके वो एक और बहुत क्रूशल विकेट लेता है, उसकी बात करेंगे. बट इस फेज में वरुण चक्रवर्ती वंस अगेन पहले ओवर में आके विकेट ले रहा है. एंड वरुण चक्रवर्ती की बहुत पिटाई हुई थी अभी रिसेंटली, उसके बाद से 2-3 गेम जो उसने खेले हैं, मुंबई वाला, दिल्ली वाला, ये वाला, जो कमबैक वरुण चक्रवर्ती ने करा है, he has literally given us a breakthrough in his first over in all of these games. He has been that good. And notice how वरुण चक्रवर्ती का पहला विकेट जो आता है पहले ओवर में वो हमेशा गुगली पे आता है. बैक ऑफ द हैंड डालता है बॉल, लोगों को लगता है लेग स्पिन होगी या पता नहीं क्या होगी, स्किड करके पड़ती है गुगली एंगल के साथ अंदर, हमेशा उस पर विकेट गिरता है हमेशा. सो इट वॉज सो नाइस टू सी कि वंस अगेन इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट. नारायण को भी एक विकेट मिलता है. एंड देन नेक्स्ट फेज की बात करते हैं हम लोग, 10 से 15 के ओवर की फेज की बात करते हैं. यहाँ पे 130 रन हो चुके थे और 8 विकेट गिर चुके थे. मतलब 10 से 15 ओवर के फेज में 4 विकेट और गिरते हैं और सिर्फ 34 रन और बनते हैं. गेम ओवर. एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस फेज में जो 4 विकेट गिरे हैं ना, एक रसल ने लिया, एक वरुण चक्रवर्ती ने लिया, एक आई थिंक हर्षित ने लिया, और एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने सारे कि मेरे को याद भी नहीं, एक नारायण ने लिया. 4 अलग बॉलर्स हैं. दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम एफर्ट्स एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के. ऐसे नहीं कि एक बंदे ने अकेले में 5-6 विकेट ले लिए तभी ऑल आउट करा. ना, सब ने मिलकर विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, रसल ने 2 ले लिए, नारायण ने 1 ले लिया, स्टार्क ने 1 ले लिया, सब ने विकेट लिए. Nobody went wicketless. And once again Russell, स्टॉइनिस आउट हुआ, अगला बैट्समैन कौन बचा हुआ है? पूरन नहीं तो बचा है, पूरन को भी आउट कर दिया भाई ने आती. मतलब कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा. द मोमेंट पूरन गॉट आउट, इट वॉज एन अनरियल कोलैप्स बाय एलएसजी. फिर तो केकेआर जस्ट रैन थ्रू द टीम. हर्षित राणा ने वो एंड में पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, अपने आप को ही चुप करा के सेलिब्रेशन भी कर दी. नारायण को 1 विकेट मिल गया, वेरी इकोनॉमिकल वंस अगेन, इकोनॉमी लेस देन 6 रन्स एन ओवर वंस अगेन. देयर वाज नो स्कोप लेफ्ट. एंड आते आते कृणाल पांड्या वगैरह ने भी वो अपने 1 छक्का लगाया, फिर विकेट लूज कर दिया. सबने विकेट थ्रो कर दिया बिकॉज रिक्वायर्ड रन रेट इतनी ज़्यादा थी. एंड सो इन दैट परस्यूट केकेआर 98 रन से जीतती है. एंड इतना 1 साइडेड मार्जिन तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा. दिस इज एब्सर्ड. मतलब हमारी रन रेट जो कि ऑलरेडी 1 के ऊपर थी, +1 के ऊपर थी एंड बेस्ट थी, वो अब +1.4 हो चुकी है. इतना बेटर हो गया वो रन रेट. दैट इज हाउ बिग दिस विक्ट्री वॉज. एंड आई थिंक हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा नेट रन रेट ही है. बिकॉज पॉइंट्स तो राजस्थान के पास भी हैं. एंड क्या पता अगर 1-2 मैचेस हम हार भी जाएं तो भी शायद पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे या सीएसके और एसआरएच, हो सकता है. बट जो नेट रन रेट है वो आसपास भी नहीं आने वाला, कोई चांस ही नहीं है कोई.
एंड दैट हैज़ बीन सच अ बिग थिंग बिकॉज अगर मान लो राजस्थान रॉयल्स एक मैच हार जाती है, we being on the same points would still end up in the first position. And so to sum this segment up, I think because of the run rate that KKR has, they have virtually confirmed कि वो टॉप 2 में फिनिश करने वाले हैं. मैथमेटिकली पॉसिबल है अभी भी कि KKR टॉप 2 में ना आए. वो मैथमेटिकली तो मुंबई का क्वालिफाई करना भी पॉसिबल है. बट आई थिंक मैं प्रैक्टिकली बात करूं, बाय ऑल मीन्स इट इज़ कन्फर्म नाउ कि राजस्थान और KKR टॉप 2 में फिनिश करने वाले हैं. इनमें आपस में कौन फर्स्ट और सेकंड होगा वो देखने वाली बात है. इनका आपस में भी एक मैच बचा है क्योंकि. बट टॉप 2 तो मुझे लगता है यही दोनों आने वाले हैं. आई वुड बी जनरली सरप्राइज अगर CSK या SRH या LSG में से कोई एक टॉप 2 में आ जाए तो. आई थिंक वो होने नहीं वाला श्योरली बिकॉज पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इन दोनों टीम्स को और नेट रन रेट KKR की अलग लेवल पे है, तो वो ब्रीच कर ही नहीं पाओगे अब. सो कुडोस टू KKR भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी करंटली फर्स्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल. व्हाट अ कमबैक विनिंग 3 out of 3. बीच में हम लोग का वो रिकॉर्ड बन गया था, एक जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं, एक जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं. वो राजस्थान रॉयल्स की क्लोज डिफीट, वो पंजाब से पिटाई खाना. आई थिंक उसके बाद जो वेकअप कॉल्स हमें मिली हैं, इट हैज़ बीन सो नाइस दैट वी हैव वन सो मेनी क्रूशियल गेम्स. एंड आई थिंक अब 3 मैचेस रहते हैं, ठीक है. इट इज़ अब नॉर्मल टू एक्सपेक्ट कि हम तीनों ही हार जाएंगे, कोई भी टीम एक्सपेक्ट कर रही हो तो. आई वुड बी एक्सपेक्टिंग इन 3 में से 2 हमें और जीतने चाहिए. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. आई थिंक 3 में से 2 और जीतने बनते हैं. मुंबई, गुजरात, 2 ऑफ द वर्स्ट टीम्स राइट नाउ. एंड आई नो मुंबई का वो मेंटल वो रहता है, बट वानखेड़े में भी तुम हरा के आए हो यार. कम ऑन, अब तुम मेंटल बूस्ट मिलना चाहिए थोड़ा सा. एंड एक मुश्किल मैच है राजस्थान से, जो कि हम हार भी जाए तो कोई शेम नहीं है इसमें. मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं से फिर पहला प्ले ऑफ भी होगा. आई थिंक 3 में से 2 मैचेस हमें निकालने चाहिए एंड वी शुड बी फिनिशिंग इन द टॉप 2 एज फार एज LSG इज कंसर्न. LSG के लिए ये विन बहुत ज़्यादा डूबियस कर दिया उनका क्वालिफिकेशन, बिकॉज नेट रन रेट बहुत ख़राब हो गई है. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अभी उनकी और CSK में पॉइंट्स बराबर ही हैं, बट नेट रन रेट CSK का सेकंड बेस्ट है, विच मीन्स प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होने वाला है CSK को एलिमिनेट करना अभी. एंड LSG और SRH का आपस में भी मैच है, तो इन दोनों में से ही कोई एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा. मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, विच इज़ वाई आई थिंक कि शायद CSK एक सेफ स्पॉट में आ गई है. एंड SRH को अगर इन्हें डायरेक्टली हरा दिया हेड टू हेड पे तो इनके पास एडवांटेज है, बट वो उनके लिए फिर वो मस्ट विन गेम है. दैट इज़ द गेम दैट विल डिसाइड कि LSG प्लेऑफ्स में आएगी कि नहीं आएगी, जो कि अभी इसी हफ्ते होने वाला है. So they have to look out for that match. That will be, the do-all and all situation for them. But moving on to the last segment of this podcast, which is the analysis or the preview for Mumbai Indians versus Sunrisers Hyderabad, जो कि अभी कुछ घंटे में होगा मैच. यार ये मैच के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एज ए सेड देखो KKR और RR तो अभी निकल गए ऊपर. SRH, LSG और CSK, इन तीनों के जब भी मैचेस होंगे ना, तो इनमें से किसी एक का भी मैच हो रहा है ना, तो बाकी दोनों टीम से भी इफेक्ट पड़ेगा नेचुरली. एंड क्योंकि CSK अभी जीती है पिछला मैच, अब SRH के ऊपर भी प्रेशर है. द प्रेशर इज ऑन. LSG की हार से थोड़ा रिलीफ मिला होगा, बट द प्रेशर इज स्टिल ऑन एंड दे स्टिल वुड लाइक टू पुश फॉर टॉप 2. टॉप 2 क्या पॉसिबल होगा उसको मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा SRH के लिए. बट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सेगमेंट, जो कि पिच और कंडीशंस का होने वाला है. देखो भाई, मुंबई में मैच है. आई डोंट नो वाई, बट समथिंग टेल्स मी दैट मुंबई में हमें बहुत हाई स्कोरिंग विकेट फिर से नहीं देखने को मिलेगी. एज ए सेड, कोइंसिडेंस वाला जो वर्ड है मैं बहुत यूज़ करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में, इस लास्ट सेगमेंट में भी यूज़ करूँगा. इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि हमें एकदम से अचानक से पिछले 5-6 दिनों में पूरे इंडिया में हर स्टेडियम के अंदर 200 से कम के टारगेट देखने को मिल रहे हैं. ये कोइंसिडेंस नहीं है. BCCI से डायरेक्टर्स आए होंगे. एंड KKR वाला मैच भी काफ़ी ट्रिकी था जो मुंबई के ग्राउंड पे हुआ था, वानखेड़े पे. एंड आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू एक्सपेक्ट अ सिमिलर विकेट. प्लस आई थिंक इट इज़ क्वाइट सुसाइडल अगर आप जो है SRH को इतना अच्छा विकेट बना के दे दोगे तो वो पीट ही देंगे आपको. तो आई थिंक शायद मुंबई कहीं ना कहीं हमें वो KKR वाले मैच जैसे टाइप का विकेट देंगी, ऐसा मुझे लग रहा है. हो सकता है कि हाई स्कोरिंग विकेट भी हो, बट समथिंग टेल्स मी कि शायद प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. ऑल्सो जिस टाइप की पिच होगी उससे गेम काफ़ी हद तक डिटर्मिन होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग टाइप ऑफ पिचेस हैं. तो आई एम पर्सनली थिंकिंग और एस्टिमेटिंग कि शायद वो KKR वाले टाइप की पिच होगी जो थोड़ी फंस के आएगी जहाँ पे बॉल. एंड सो इन दैट सेंस ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 200 नहीं बन सकते हैं, बट 250 नहीं बनेंगे. ये बहुत क्लियर है. आई थिंक 200 फिर भी बन सकते हैं, बट 250 नहीं बनने वाले. एंड आई थिंक टारगेट जब आप करोगे तो आप फिर भी चाहोगे कि मैं 210-220 को टारगेट करूं, ताकि एटलीस्ट आई कैन फिनिश अराउंड 190-200.
तो कहने को स्लोअर विकेट है कंपैरेटिवली, बट आपके टारगेट्स फिर भी हाई होने चाहिए। फिर आप अचीव करते हो कितना पास पहुंच पाते हो वो अलग बात है। ये मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। एंड अगर यहाँ पे हम लोग टॉस जीते, मुझे लगता है कि मुंबई के पास वैसे भी कुछ हारने को तो रहा नहीं है, बाहर हो ही चुके हैं। SRH हैज़ एवरीथिंग टू प्ले फॉर। मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, आई थिंक दिस शुड चेज। एंड इट इज सो कॉन्ट्रडिक्टरी बिकॉज पिछले कुछ मैचेस वानखेड़े में पहले बैटिंग करती हुई टीम जीतती आ रही, चाहे वो CSK हो चाहे वो KKR हो। SRH की स्ट्रेंथ पहले बैटिंग करना है, तो खुद पहले बैटिंग करना चाहेंगे, टॉस जीती है। मुंबई चाहिए कि वो पहले बैटिंग करें ताकि SRH को पहले बैटिंग करने को ना मिले। और इन तीनों फैक्टर्स को नेगेट करते हुए मैं कह रहा हूँ कि टॉस जीत के चेस करना चाहिए, एंड आई विल स्टिक टू इट। ड्यू पड़ेगी। आई थिंक KKR ने बॉलिंग उस दिन थोड़ी एक्सेप्शनल कर दी थी, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी कर दी थी, इसलिए मुंबई वो चेज़ नहीं कर पाई। वरना अगर कोई भी और टीम होती है तो 170 चेज़ करना बनता है। इतनी बुरी विकेट भी नहीं थी वो बैटिंग के लिए। आई थिंक KKR ओवर परफॉर्म्ड इन दैट गेम, तभी वो इतने मैजिकल लग रही थी परफॉर्मेंस वो। सो आई थिंक यहाँ पर टॉस जीत के अभी भी मैं कहूँगा चेज़ ही करना चाहिए। एनीवे अगर SRH ने पहले बैटिंग करके पिटाई कर भी दी तो मुंबई तो वैसे भी बाहर ही है ना, दे हैव नथिंग टू लूज। एंड आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर मुंबई कि वो बर्डन नहीं रहा, अब हम खुल के खेल सकते हैं। सो आई वुड बैक बोथ द टीम्स टू चेज, इवन SRH। मतलब ठीक है, योर स्ट्रेंथ मे बी बैटिंग फर्स्ट, बट राइट नाउ इट इज वेरी क्रूशियल टू विन अ गेम। एंड वॉट वुड यू लाइक टू बैक योर सेल्फ टू प्ले एज पर द कंडीशंस। आई थिंक टॉस जीत के यहाँ पे फील्डिंग करनी चाहिए। एंड गोइंग टू द सेकंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड। 22 बार इन दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ है, 12 बार मुंबई जीती है और 10 बार SRH जीती है, इंक्लूडिंग द वन दैट हैपेंड इन दिस सीजन, अर्लियर दिस सीजन। एंड आखिरी के 10 मैचेस की बात करें दोनों के बीच में तो 7 बार मुंबई इंडियंस जीती है। मतलब बहुत हैवी डोमिनेशन रहा है मुंबई का, रीसेंट हिस्ट्री की बात करूँ। बट एकदम ही रीसेंट हिस्ट्री की बात करूँ मैं तो थोड़ा इवन हो जाता है। 5 में से 3 मैचेस जो है मुंबई जीती है, 2 SRH जीती है। तो लास्ट 5 मैचेस में थोड़ा सा SRH कमबैक करते हुए आ रही है। अगर ये वाला जीत जाएगी तो 50-50 हो जाएगा लास्ट 6 गेम्स में। तो SRH हैज़ बीन मेकिंग द कमबैक फॉर श्योर, बट स्टिल हिस्टोरिकली एज थोड़ी सी मुंबई के पास रहती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिस्ट्री की बात करूँ तो वानखेड़े पे आज तक 7 मैचेस खेले दोनों टीम्स, उसमें से 5 बार मुंबई जीती है। तो हिस्टोरिकली वानखेड़े हैज़ नॉट बीन अ गुड ग्राउंड फॉर SRH व्हेन दे प्ले मुंबई देयर। तो ये सोचने वाली बात है, इफ हिस्ट्री हैज़ सम रोल टू प्ले। आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच, बट for the sake of it, I'll share this stat. And to the third segment now, which is the playing 11s. क्या playing 11 होनी चाहिए? Starting with Mumbai as they are the home team. रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव, ये 3 तो हमारे डेफिनेटली होंगे ही होंगे। नंबर 4 पे मैं तिलक वर्मा को रखूंगा। नंबर 5 पे मैं नेहल वधेरा को रखूंगा। नंबर 6 पे मैं हार्दिक पांड्या को रखूंगा। ये हमारे मिडिल ऑर्डर में हो जाएंगे। और फिर टीम डेविड नंबर 7 पे, नाबी नंबर 8 में वापस लेके आने वाला हूँ। ये हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर के हिस्से बन जाएंगे जो कि हमारे फिनिशर हो सकते हैं। एंड नाबी को लाने का पॉइंट वही है, भाई मैं नमनदीर को क्यों खिलाऊँ? अगर मुझे उससे बॉलिंग भी करानी तो नाबी भी कर लेगा। प्लस फॉरेन स्लॉट वैसे भी खाली पड़ा हुआ था पिछले मैच में। प्लस नमनदीर ऊपर बैटिंग करने वाला बंदा है, वो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। नाबी के बाद कुवेटजे, चावला एंड बुमराह, ये 3 हमारे बॉलर्स होंगे। एंड इम्पैक्ट पे हमारे थुसारा होंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होंगे जो मुंबई के लिए। पहला पॉइंट ये होने वाला है, दे जेन्युइनली मिस्ड द ट्रिक अगेंस्ट KKR बाय नॉट हैविंग नाबी, बिकॉज उन्होंने 3 ओवर नमनदीर से कराए थे, जो कि अगर नाबी करता आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव होता रन्स को रोकने पे। शायद KKR को जल्दी आउट कर दिया होता। जो मनीष पांडे, वेंकटेश को ब्रीदिंग स्पेस मिला था शायद वो ना मिला होता। एंड तुम SRH को अगर वो ब्रीदिंग स्पेस दोगे मिडिल ओवर्स में तो वो भी तुम्हें खा जाएंगे KKR की तरह। ये दोनों बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स हैं। नाबी कैन नॉट जस्ट बॉल बट ऑल्सो वो लोअर मिडिल ऑर्डर में फायर पावर देता है हमें फिनिशिंग वाले टर्म्स पे। नमनदीर ऊपर बैटिंग करता है, ऊपर बैट्समैन की कमी है ही नहीं मुंबई के पास। स्काई है, रोहित है, तिलक वर्मा है, नेहल वधेरा भी बैटिंग कर रहा है आजकल। तो अपर मिडिल ऑर्डर, अपर ऑर्डर, टॉप ऑर्डर में तो कोई ज़रूरत है ही नहीं ना किसी बैट्समैन की। वो ये परफॉर्म करके देंगे तुम्हें, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें और फायर पावर और डेप्थ चाहिए फिनिशिंग के मामले में, जहाँ पे टिम डेविड थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ पे हार्दिक पांड्या से रन नहीं बन रहे, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो नाबी आई थिंक परफेक्ट ब्लेंड है, उसको वापस लाना ही चाहिए फॉर श्योर। एंड एक चीज़ मैं और कहूँगा यहाँ पे, विच इज़ की बी ओपन टू यूजिंग नेहल वधेरा इफ नीडेड। देखो KKR वाले मैच में भी KKR ने भी 2 ही स्पिनर यूज़ करे थे, 3 स्पिनर्स की बात आई ही नहीं थी। तो यहाँ पे भी टेक्निकली मुंबई के पास नाबी और चावला हैं। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पिच पे असिस्टेंस है स्पिनर्स को, स्पेशली अगर तुम चेस कर रहे हो कि तुम्हें पहले बॉलिंग आ गई और ड्यू नहीं पड़ी है, बी ओपन टू यूजिंग नेहल वधेरा एज अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर इन द मिडिल ओवर्स। आई थिंक दैट कुड बी क्रूशियल।
स्पेशली व्हेन क्लासन एंड नीतीश रेड्डी आर बैटिंग, दोनों राइट हैंडर्स हैं, लेट देम बी टेस्टेड आउट विद सम लेफ्ट आर्म स्पिन. दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट जडेजा इन द सीएसके गेम इफ यू ऑल रिमेंबर. वो एक मैचअप है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्पेशली क्लासन स्ट्रगल करता है थोड़ा बहुत. तो आई थिंक नेहल वधीरा से हाथ घुमाने का ट्राई करवा सकते हो, विच इज़ वाई मैं नमनदीर को नहीं रख रहा, नेहल वधीरा को रख रहा हूँ, वरना वो भी एक चॉइस होती. एंड एक और जो पॉइंट होगा विच इज़ कि यार देयर इज नो नीड टू ओवर यूज क्वेटजे एंड हार्दिक पांड्या इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग विद द बॉल, विच इज़ वेयर वंस अगेन वधीरा विल कम इन टू प्ले. हमने देखा था कैसे केकेआर वाले मैच में भी क्वेटजे एंड हार्दिक पांड्या ऑल्दो एक दो विकेट लिए थे, वो क्रूशल मोमेंट्स पे आके ना रन्स लीक कर देते हैं, पूरा प्रेशर चला जाता है दूसरी टीम से. और फिर बुमराह के साथ क्या होता है कि क्योंकि प्रेशर चला गया तो बुमराह के ओवर वो आराम से खेल सकते हैं, उसको विकेट देंगे नहीं, बच्चे उन्हें पिटाई कर देंगे. आई थिंक अगर हार्दिक पांड्या रन खा रहा है, क्वेटजे रन खा रहा है, तो मत कराओ ना 4 ओवर, हैं तो इतने सारे ऑप्शंस बॉलिंग में. वधीरा से करा लो, नाबी से पूरे 4 ओवर फेंकवा लो. बी ओपन टू दैट कॉन्सेप्ट. ये नहीं कि ज़बरदस्ती तुम्हें 4 ओवर डालने बिकॉज तुम ऑलराउंडर हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता. एंड लास्टली प्ले फ्रीली. देयर इज नथिंग टू लूज क्वाइट फ्रैंकली. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो कहूँगा, अगर इफ़ यू वांट रेस्ट, ये जो इंडियन प्लेयर्स है जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाले, रेस्ट दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती. रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ, सूर्य कुमार यादव, इफ दे वांट रेस्ट लेट देम रेस्ट. बुमराह बीइंग द बिगेस्ट एग्जाम्पल हियर. कोई बड़ी बात नहीं, इनको रेस्ट करना पड़े, बट खेल लो तो फ्रीली खेलो, कोई बर्डन है नहीं है. वैसे भी एसआरएच के सामने ऑल और नथिंग वाला केस ही होने वाला है. एंड नाउ मूविंग टू एसआरएच, क्या लाइनअप इनकी होनी चाहिए. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये दोनों ओपनिंग करेंगे. नंबर 3 पे मैं लेके आ रहा हूँ ग्लेन फिलिप्स को. क्यों अभी बताऊंगा. नंबर 4 पे नीतीश रेड्डी, नंबर 5 पे क्लासन, नंबर 6 पे अब्दुल समाद, नंबर 7 पे शहबाज अहमद, नंबर 8 पे कमिंस. तो ये हमारी बैटिंग की डेप्थ भी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे. उसके बाद भुवनेश्वर कुमार और नटराजन हमारे 2 पेसर्स हैं अलॉन्ग साइड कमिंस. एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे मैं उनादकर को लेके आऊँगा फिर से. कई लोग कहेंगे फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट कि मयंक को एज अ स्पिनर क्यों नहीं लेके आ रहे आप. आई वुड वंस अगेन टेल यू, नोटिस हाउ केकेआर वाले मैच में भी, जो कि सबसे ज़्यादा टर्निंग ट्रैक था, सबसे ज़्यादा स्टिकी विकेट था वानखेड़े का अभी तक इस सीजन का, वहाँ पे भी दोनों टीम्स ने 2 ही स्पिनर यूज़ करे थे. वानखेड़े कितनी भी स्टिकी विकेट हो ना, वो ड्यू का फैक्टर, वो छोटी बाउंड्रीज, वो फास्ट आउटफील्ड, उसको तुम नेगेट नहीं कर सकते. यू विल स्टिल ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा पेसर इंस्टेड ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पिनर. एंड सो आई थिंक उनादकर, स्पेशली गिवन द कि वो कितना फॉर्म में है, ही इज़ वे मोर इन टू फॉर्म एज अपोज टू मयंक मार्कंडे. प्लस विकेट्स भी ले रहा है एंड स्लो डिलीवरीज को बड़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है, जो रसल कर रहा था ना वो. आई थिंक वो भी स्लोअर कटर्स बाय पेसर्स, वो भी इक्वल इफेक्टिव होंगे भाई जैसे स्पिनर्स होंगे. तो उनादकर को मैं लेके आने वाला हूँ एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. एंड प्लस मयंक मार्कंडे को तुम वरुण चक्रवर्ती और नारायण से कंपेयर नहीं कर सकते यार. आई थिंक दे ओवर परफॉर्म, वो खुद भी ओवर परफॉर्म कर रहे थे एंड उनके स्टैंडर्ड्स वैसे भी ज़्यादा हाई हैं. सो अनफेयर हो जाएगा. नेक्स्ट वुड बी कि क्योंकि अब एक प्रॉपर स्पिनर ऐसा कोई है नहीं शहबाज के अलावा, नाउ आई बी ब्रिंगिंग इन ग्लेन फिलिप्स एट नंबर 3. आई थिंक ही कैन बोल बेटर देन मार्करम राइट नाउ. यानसेन को मैं नहीं खिला रहा हूँ इस मैच में, क्योंकि ऑफकोर्स तभी ग्लेन फिलिप्स आ पाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक वो कोई एडेड वैल्यू यहाँ पे देने वाला है. यू ऑलरेडी हैव नटराजन, उनादकर, भुवी एंड कमिंस, 4 पेसर्स हैं और ज़रूरत नहीं है एक और पेसर की यहाँ पे. Besides, Glenn Phillips is a big boost over Anmolpreet in the middle overs. If you notice, SRH की मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, यही वीकनेस है कि मिडिल ऑर्डर में कोई इंडियन फायर पावर देता ही नहीं है. नीतीश रेड्डी हाँ चला पिछले मैच में, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू इट रेगुलरली. एंड सो यू नीड एटलीस्ट वन बिटवीन क्लासन एंड द अदर फॉरनर, विच इज आइदर मार्करम और ग्लेन फिलिप्स इन दिस केस. एटलीस्ट वन ऑफ देम टू परफॉर्म इन एवरी मैच. वरना फिर तुम फिर से दोबारा पूरा टॉप हैवी जा रहे हो कि हेड और अभिषेक ही हमें अच्छी स्टार्ट लेके देंगे, अगर उन्होंने नहीं ली तो हम फंस गए. वो अप्रोच कितना ही सस्टेनेबल होगा. आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करने का टाइम आ गया. ही वुड बी रेयरिंग टू गो एंड वो एक्स फैक्टर आई थिंक सही मौका भी यूज़ करने का. मुंबई इज़ वल्नरेबल राइट नाउ. पिछली बार धोया था तो मॉरल बूस्ट भी है एसआरएच के पास, इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा. एंड एनी अदर पॉइंट दैट आई हैव फॉर एसआरएच इज़ कि विद दिस लाइनअप they will also be ditching the one extra batsman strategy, जो कि इन्होंने पिछले 1-2 मैचेस से करा था, जहाँ पे ये लोग मयंक मार्कंडे को तो टीम से हटा ही रहे थे, पर बैट्समैन एक और अनमोलप्रीत के नाम पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी लेके आ रहे थे. तो इनके पास एक बैट्समैन एक्स्ट्रा था, बॉलर ये 5 ही खिला रहे थे. एंड आई थिंक वो भी मुझे कोई फ़ायदा लगा नहीं उस स्ट्रैटेजी का, बिकॉज एसआरएच के साथ सीन पता क्या है,
पहले बात तो इनको अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ही चाहिए, तो बाय ऑल मीन्स ऐड एन एक्स्ट्रा बॉलर। दूसरी बात इनकी बैटिंग ऐसी है ना कि अगर जीतना होगा ना मैच, तो वो जो करंट बैट्समैन टीम है वो भी जिता ही देंगे। वो एक एक्स्ट्रा अनमोलप्रीत ऐड करने से आपकी टीम में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। उससे बेटर एक बॉलर को लेके आओ जो कि शायद आपको 15-20 रन बचा के दे दे बॉलिंग के वक्त। तो आई थिंक वो एक्स्ट्रा बैटर अप्रोच इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीतना होगा मैच तो वो ट्रैविस हेड, अभिषेक, क्लासन, नीतीश ये सभी जिता देंगे, और नहीं जीतना होगा तो ये भी नहीं जिता पाएंगे, फिर एक्स्ट्रा बैटर भी नहीं जिता पाएगा, अनमोलप्रीत अकेला के नहीं जिता पाएगा। सो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी ने स्टिक करनी चाहिए, यही 11 पे स्टिक करना चाहिए, यही कॉम्बिनेशन पे स्टिक करना चाहिए। एंड मूविंग टू द की बैटल्स, पहला की बैटल होगा रोहित शर्मा वर्सेस नटराजन फॉर ऑब्वियस रीजंस। रोहित शर्मा हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स इन दिस IPL। 5 बार आउट हो चुके लेफ्ट आर्म पेसर्स पे। स्टार्क तो आउट नहीं कर पाए थे, लेट्स सी नटराजन आउट कर पाते हैं कि नहीं। नटराजन हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म, मच सुपीरियर देन मिचेल स्टार्क राइट नाउ। सो उसका फॉर्म तो अभी मतलब जिस तरीके से चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि उसको स्टार्टिंग में 6 ओवर में बॉलिंग कराई जाए एंड मेक अ मैचअप अगेंस्ट रोहित शर्मा। बिसाइड्स अगर रोहित शर्मा डोमिनेट कर देता उसको तो भी देयर इज नो रिस्पेक्ट बिकॉज वो नाटक आएगा बॉलिंग करने के लिए। सो नटराजन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री लाइसेंस टू गो ऑल इन एट रोहित शर्मा। लेट्स सी क्या होता है, पावर प्ले में मजा आएगा देखने में ये। नेक्स्ट इज सूर्य कुमार यादव वर्सेस पैट कमिंस। पैट कमिंस हु इज यूजुअली बॉलिंग वन चेंज, ओपनिंग बॉलिंग नहीं करते आजकल वो, एंड स्काई प्लेइंग एट नंबर 3। आई थिंक ये बैटल इनएविटेबल है, या तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पावर प्ले या फिर 6 से 10 ओवर के बीच में। एंड स्काई केकर अगेंस्ट बड़ा स्मार्टली खेल रहा था। अगर स्टिकी विकेट होगा ये, once again we'll have to see a smart innings by Sky। वो फ्लैशी इनिंग्स शायद देखने को ना मिले। एंड पैट कमिंस हैज़ हैड अ नैक कि वो 6 से 10 ओवर के बीच में ना SRH को एक ब्रेक थ्रू निकाल के देता है। इफ़ ही कैन गेट स्काई आउट, वंस अगेन अनरियल प्रेशर ऑन तिलक वर्मा, वधेरा, हार्दिक पांड्या टू पुल थिंग्स ऑफ। वो अननेसेसरी प्रेशर आएगा उनके ऊपर। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट बैटल विच इज तिलक वर्मा एंड नेहल वधेरा वर्सेस शहबाज। शहबाज डेफिनेटली बॉलिंग एटलीस्ट 1 ओवर तो करना चाहिए, स्पेशली अगर मयंक मार्कंडे नहीं खेलने वाला तो। एंड मिडिल ओवर्स में 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वधेरा एंड तिलक वर्मा, दे शुड बी लुकिंग टू टारगेट हिम, स्पेशली एज पर हार्दिक पांड्याज वर्ड हु सेड कि उन्हें अक्षर पटेल को टारगेट करना चाहिए था उस मैच में। तो आई एम श्योर कि इस मैच में भी लेफ्ट आर्म पेसर को एक मैचअप बना के चलिए रहेंगे, ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी मुंबई ने। नेक्स्ट की बैटल बीइंग ट्रैविस हेड वर्सेस जसप्रीत बुमराह। कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ गए होंगे। जो जीतेगा इस बैटल में भाई वो SRH की बैटिंग के टाइम पे पावर प्ले को डोमिनेट कर देगा। हेड जीत दिया तो SRH को पावर प्ले डोमिनेट कर देगी। मुंबई जीत गई तो फिर मुंबई इज राइट इनटू द गेम, फिर वो पूरा खोलने को तैयार है बैटिंग ऑर्डर को। आई होप बुमराह बोल्स मोर देन 1 ओवर इन द पावर प्ले एंड दैट टू रेगुलरली, कंसिस्टेंटली ऑन द ट्रॉट। ये नहीं कि पहला ओवर और फिर छठा ओवर, वो नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी नीतीश रेड्डी वर्सेस हार्दिक पांड्या ऑन सो मेनी लेवल्स। Nitish Reddy supposedly the next Hardik Pandya who will ultimately replace him, सेम प्रोफाइल के हैं। हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग कर रहे होंगे मिडिल ओवर्स में, उनकी टेंडेंसी है वो अपने आप को बॉलिंग तो देते ही देते हैं। नीतीश रेड्डी कमिंग इन फॉर्म, अगर मिडिल ओवर्स में आते हैं वो क्या हार्दिक पांड्या को डोमिनेट करते हैं, बिकॉज ही विल बी वन ऑफ द वीकर बॉलर्स टू डोमिनेट, वरना बुमराह क्वेट इतने आसान होंगे नहीं। तो नीतीश रेड्डी अपना टारगेट चूज करके रखेगा कि मुझे किन किन को टारगेट करना है। So I think this could be a very plausible battle in the middle overs. And lastly, Klaasen versus Coetzee. 2 साउथ अफ्रीकन्स। क्लासन को मैं चाहूँगा देखते हुए कि भाई Coetzee डोमिनेट कर रहा है उसको। I think Coetzee should take some leadership here in the meetings and try to chalk out a plan to get Klaasen out. उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए उसको। एंड Coetzee की टेंडेंसी रही है कि जब भी वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं मुंबई से इस सीजन में, उसने विकेट्स लिए हैं बट क्रूशल स्टेजेस पे ना प्रेशर रिलीज कर देता रन्स खा के बहुत ज़्यादा। एंड क्लासन तो आएगा ही मारने के लिए। अगर क्लासन आउट हो जाए तो फिर प्रेशर भाई बहुत खुल जाएगा, बिकॉज फिर शहबाज और कमिंस से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिनिश करने के लिए, और वो तो होने नहीं वाला। सो टू सील ऑफ द डेथ ओवर्स मोर और लेस, दिस बैटल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, Coetzee वर्सेस क्लासन। एंड सो मूविंग टू द प्रेडिक्शंस। देखो मैं लॉजिकली नहीं कह सकता वंस अगेन कि मुंबई का कोई भी चांस है। आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग SRH को रॉन देना चाहिए मुंबई इंडियंस को। सरप्राइजिंगली आई थिंक द ओनली वे मुंबई विल हैव अ चांस इज इफ दे चेज, ऑल्दो SRH के अगेंस्ट यूजुअली उल्टा होना चाहिए। आई डोंट नो, अगर वो विकेट वैसा होने वाला है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ KKR की तरह, तो आई थिंक चेस करेंगे मुंबई तो बेटर चांस में रहेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे हैव लॉस्ट अगेंस्ट KKR वाइल चेजिंग। आई जस्ट समहाउ गेट द फीलिंग, बहुत लॉजिकली मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता इस बात को, मेरी गट फीलिंग है कि अगर मुंबई चेस करेगी ना तब शायद फिर भी चांस हो, बट वरना तो आई थिंक SRH लेके जा रही है मैच।
इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर एसआरएच हार जाए तो फिर एलएसजी, सीएसके और एसआरएच तीनों एकदम ऑलमोस्ट लेवल पॉइंट्स पे होंगे विद द सेम नंबर ऑफ लॉसेस, और मोर सो एकदम ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली शायद एक का ही फर्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्ले ऑफ की रेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट अगर एसआरएच को टॉप 2 में आना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। क्या एसआरएच टॉप 2 में आ सकती है? एज एन एसआरएच फैन यू मस्ट बी थिंकिंग यार देखो इतना तो कुछ गैप है नहीं हम में और बाकियों में, तो हम क्यों नहीं आ सकते। इनफैक्ट मैं अभी ना तुम लोग के सामने ही टेबल भी खोल लेता हूँ एंड लेट मी एक्सप्लेन कि क्यों ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। देखो एसआरएच 4 मैचेस हारी हुई है अभी, ठीक है। टॉप 2 में केकेआर है जो कि 3 मैचेस हारी है, तो सिर्फ एक ही मैच का फर्क है। द पॉइंट इज केकेआर की जो नेट रन रेट है वो 1.4 की है, प्लस 1.4। एसआरएच की 0.072 की है। तो एसआरएच अगले अपने 4 मैचेस तगड़े मार्जिन से जीत जाएगी ना, तो भी नहीं आ पाएगी केकेआर के पास, बहुत अनरियलिस्टिक है। एंड सो अगर केकेआर अपने बचे 3 मैचेस में से एक मैच हार भी जाए और एसआरएच सारे मैचेस जीत जाए, तो भी दोनों के सेम ही पॉइंट होंगे और तो भी केकेआर की रन रेट बेटर ही होगी। सो केकेआर को एटलीस्ट 3 में से 2 मैचेस हारने पड़ेंगे और एसआरएच को तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे अपने, चारों मैचेस जीतने पड़ेंगे अपने, तब जाके वो पॉइंट्स के बेसिस पे केकेआर को ट्रम्प कर पाएंगे। अब तुम खुद सोचो, केकेआर क्या एक मैच गुजरात से, एक मैच है मुंबई से अभी, जिस हालत में तुम जानती हो, तुम खुद ही खेलने वाले मुंबई से भी, तो क्या लगता है तुम्हें कि केकेआर दोनों मैचेस वो हारेगी? आई थिंक आरआर वाला मैच एक है वो उसको तुम ले सकते हो, तो आरआर से अगर हारती भी है तो आरआर तो वैसे भी टॉप पे होने वाली है। आई थिंक बहुत ही अनलाइकली है कि केकेआर 2 मैचेस हार जाएगी 3 में से, और हार भी गई तो फिर उसके लिए क्या तुम्हें लगता है एसआरएच चारों के चारों मैचेस जीतेगी? तो आई थिंक एसआरएच का क्वालिफाई करना टॉप 2 में तो बहुत अनलाइकली है। आई थिंक केकेआर जिस मार्जिन से जीत गई ना एलएसजी से, वो काइंड ऑफ कंफर्म हो गया पैसिवली कि केकेआर और आरआर ही टॉप 2 में फिनिश करने वाले हैं, और इन दोनों में से कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा वो अभी देखने को रहता है, बट फर्स्ट और सेकंड तो यही दोनों आएंगे। तो आई थिंक रियलिस्टिकली टॉप 2 में आना पॉसिबल है नहीं अभी, मतलब बहुत कम चांस है। चारों मैचेस आपको जीतने हैं, केकेआर को 3 में से 2 मैचेस हारने हैं अगेंस्ट द 2 वर्स्ट टीम, 9th पे गुजरात है, 10th पे मुंबई है, तो थोड़ा अनलाइकली है अभी सिचुएशन यहाँ पे। इन सेइंग दैट एसआरएच का फायदा ये है अभी, आई थिंक इनके थोड़ी ईजी मैचेस हैं। अगर मैं निकालूँ अभी इनके मैचेस भी साथ के साथ ही, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अभी एक मुंबई से है, एक गुजरात से, एक पंजाब से, तो तीनों मतलब बॉटम की टीम्स हैं। जो एक डिफाइनिंग मैच होगा वो एलएसजी से होगा। वो मैच अगर ये लोग जीत जाते हैं तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो पक्का कर रहे हैं लोग। वो अगर हार गए ना तो वो 4 पॉइंटर मैच है वंस अगेन, क्योंकि एलएसजी को 2 पॉइंट मिल रहे हैं और वो एसआरएच के 2 पॉइंट खा भी रहे हैं। सो वो मैच बहुत क्रूशल होगा। आई थिंक मुंबई वाले मैच से ज़्यादा क्रूशल वो एलएसजी वाला मैच होने वाला है एसआरएच के लिए टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बट टॉप 2 तो आई काइंड ऑफ थिंक कि अब नहीं होने वाला, रियलिस्टिकली बता रहा हूँ। आई डाउट ये होने वाला है। मुंबई के लिए तो प्राइड का ही सीन है, तो उनके लिए कुछ डिस्कस करने को है नहीं। ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेस पॉडकास्ट। कुछ सीखने को मिला हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट, कमेंट करके बताओ अपने ओपिनियंस को, सबको लॉजिकली सोचो और फिर कमेंट करना ज़रूर। एंड जो आपको अगला पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए हमारे चैनल से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी जाके देखिए, वहाँ पे भी कमेंट करिए।